नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा भावेश मैथ्स पर स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है यानी भावेश मैथ्स ऑनलाइन कक्षा के ऊपर सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जो टेस्ट क्रिएट किया गया था, उस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का तीसरा जो भाग है, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। 2 भागों में हम लोगों ने 1 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, उनको समझ लिया था वापस से दोबारा से। अब चलिए, उस पेपर के लिए हम तीसरे भाग के बारे में बात करने वाले हैं। तो 91 नंबर से हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यदि G1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और स्टार A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB, AB बिलोंग्स टू G द्वारा परिभाषित G में एक द्विआधारी संक्रिया है, तो G में तत्समक अवयव क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट को आपको निकालना है। और हमारी जो डेफिनेशन दे रखी है स्टार संक्रिया के लिए, वह डेफिनेशन है, देखिए ये डेफिनेशन है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर ई मानता हूं तो डेफिनेशन क्या होगी? ए की स्टार संक्रिया अगर ई के साथ में करें तो वापस आइडेंटिटी वही परिणाम हमें मिल जाए। ए स्टार ई का रिजल्ट ए स्टार बी के रिजल्ट से दिया जाएगा, जहां पर बी को आपको ई से रिप्लेस करना होगा। तो ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। सबसे पहला काम, ए को राइट के अंदर शिफ्ट करते हैं। ए माइनस ए हो गया, ये जीरो हो जाएगा। ए कॉमन लेकर के 1 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। और यहां से ए का मान क्या होगा? 0/1 माइनस ए। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या हुआ? जीरो। और ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर इनवर्स नहीं पूछा होता, मतलब आइडेंटिटी नहीं पूछी होती और इनवर्स पूछा जाता, तब भी आपको आइडेंटिटी निकालनी होती और उसके बाद इनवर्स के बारे में आपको डिस्कस करना होता। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा समुच्चय है, उस पर परिभाषित एक क्रमचय की बात कर रहा है, परम्यूटेशन। और उस परम्यूटेशन की कोटि कितनी है, ये आपका प्रश्न कह रहा है। ऑर्डर की बात कर रहा है। चलिए सर इधर ध्यान दीजिए, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है मैं उसके बारे में पहले बात कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन जो रहेगा वह किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। यानी कि भाई जो डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे यानी विसंघीय जो चक्र बनेंगे, उन चक्रों की लंबाई का जो रहेगा वो एलसीएम रहेगा, है ना? एलसीएम ऑफ, यहाँ पर एक शब्द और हम लोग जोड़ सकते हैं, लेंथ ऑफ, ऐसा कर लो, है ना? लेंथ, इसको अच्छे से वापस से लिख देते हैं, ठीक है ना? चलिए सर, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो विसंघीय चक्र हैं उनकी जो लंबाइयां हैं, उनका एलसीएम लेने पर आप ऑर्डर को प्राप्त करते हैं। चलिए सर, ये प्रश्न हमारा बहुत ज्यादा आसान है सर। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमारा कॉलेज एजुकेशन की परीक्षा के अंदर पूछा गया हमारा प्रश्न है। ठीक है ना? इतना आसान सा प्रश्न आप दे दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए एक एग्जांपल मैं आपसे के सामने डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे मान लिया सिग्मा एक परम्यूटेशन है, और मान लेते हैं इस प्रकार से 1 2 है, 3 6 9 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 4 5 7 और 8, इस प्रकार से हमारे डिसजॉइंट साइकिल्स अगर मेरे पास में है, तो मुझे बताइए ऑर्डर क्या होने वाला है? ऑर्डर ऑफ सिग्मा का अभिप्राय है कि जो साइकिल्स की लेंथ है, जैसे 2 है, यहाँ पर साइकिल की लेंथ 3 है, ये डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ अपनी कितनी है? 4 है। तो 2 3 4 का एलसीएम लिया जाएगा, जो कि क्या होना है? 12 के बराबर होना है। तो ये उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है? अब चलिए मैं अगर इस प्रश्न की बात करता हूं, तो हमारा परम्यूटेशन क्या दे रखा है? ए बी सी डी, ए सी डी बी। और जो ए यानी जो समान एलिमेंट है, समान का मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज वो खुद है, उसको हम साइकिल्स के रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो साइकिल जो अगर बनाते हैं तो ए को काम में नहीं लेना, क्योंकि ए की इमेज ए है। बी की इमेज सी पर है तो बी के राइट में सी लिखना, सी की इमेज डी पर है तो सी के राइट में डी लिखना, डी की इमेज बी है, यानी साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों किया सर? क्योंकि मेरे पास में इस स्थिति में केवल और केवल एक ही साइकिल बन रहा है, और जब एक ही साइकिल बन रहा है तो ऑर्डर ऑफ दैट परम्यूटेशन वह उसी की लेंथ होगी,
3 के बराबर हो जाए। तो हमारे दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं वही ऑर्डर है। और इसीलिए मैंने जो है इस कॉन्सेप्ट की बात की है कि जो भी डिसजॉइंट साइकिल्स बनेंगे, उनकी लंबाइयों का एलसीएम लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केवल इस प्रकार के 2 साइकिल्स अगर आपके बनते हैं, जिसमें पहला साइकिल उसकी लंबाई 2, दूसरे की लंबाई अगर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन 6 के बराबर होगा। तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि साइकिल की लंबाई ही परम्यूटेशन का ऑर्डर है। क्लियर है सर? चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह का ग्रुपांक उस समूह के ग्रुपांक का भाजक होता है, यह प्रमेय जानी जाती है। यानी किसी भी उपसमूह का की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। इस प्रमेय को हम लैग्रांज प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और जब आपने सिलेबस को पढ़ा होगा, ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ा है, तो ये सारी की सारी जो प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है ना? तो इन प्रमेय का स्टेटमेंट आपकी जानकारी में होना चाहिए। फिलहाल उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है, लैग्रांज थ्योरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमारा प्रश्न है, जी ओ से जी डैश स्टार में परिभाषित एक फलन जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, कब है? ठीक है? अब ध्यान दीजिए, भाई आपके पास में देखिए एक प्रतिचित्रण है एफ। ठीक है? जब हम लोग पढ़ा करते हैं डेफिनेशन अपनी बुक के अंदर, तो हम ये पढ़ते हैं कि एक प्रतिचित्रण एफ जी स्टार से जी डैश ओ पर है। समझ गए? और ये कब होता है? इसको हम लोग समूह समाकारिता कब कहते हैं? ये जो है समूह समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब ए और बी जो 2 एलिमेंट हैं, उनके संयोजन का प्रतिचित्रण। यानी यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट हैं? ए और बी जो है जी के एलिमेंट हैं। तो जी के 2 एलिमेंट ए बी का पहले आप संयोजन करेंगे, ठीक है ना? और उस संयोजन का उसकी इमेज की बात कर रहे हैं, है ना? इमेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, ये किसके बराबर हो जाए? उनकी इमेज का कंपोजिशन हो जाए। यानी इमेज का कंपोजिशन, ए की इमेज एफ ए और बी की इमेज एफ बी, उनका कंपोजिशन हो जाए। अब ध्यान रखने की बात क्या है? अगर स्टार लेफ्ट के अंदर तो लेफ्ट में रखना, ओ अगर राइट में है तो ओ राइट में रखना, इसको रटना नहीं है। और इसी के ऊपर इस प्रश्न की बात करता हूं। देखिए यहां पर एक प्रतिचित्रण क्या है, एक फलन किस पर परिभाषित हो रहा है? एफ जी ओ से जी डैश ओ, यहां पर मैपिंग चेंज हो रही है। जी ओ से जी डैश स्टार के ऊपर मैपिंग हो रही है। तो मुझे बताइए ये होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म कब होगा? कि जब 2 एलिमेंट जो जी के हैं, ए और बी, उनकी इमेज, उनका सॉरी कंपोजिशन की इमेज की बात कर रहे हैं, है ना? एफ ए ओ बी बराबर उन एलिमेंट्स की इमेज, यानी एफ ए और एफ बी के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि स्टार संक्रिया अगर राइट में है तो स्टार राइट में रहना है, ओ संक्रिया लेफ्ट में है तो ओ को आपको लेफ्ट में रखना है। तो एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। कहाँ है पर सर? एफ ए स्टार एफ बी, ये आपका जो है आंसर नंबर 1 रहेगा सर, है ना? एफ ए ओ बी। भाई देखो, जैसे ही देखा आपने ओ संक्रिया पहले है, तो ओ संक्रिया पहले होने के कारण ये स्टार स्टार मार्क, ये तो आपका उत्तर हो ही नहीं सकता सर, है ना? स्टार संक्रिया पहले तो आ ही नहीं सकती है। और जब पहले और दूसरे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। तो एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी होगा। चलिए हमारा प्रश्न है, एक श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है? देखिए श्रेणी के लिए, वह अभिसारी या अपसारी के लिए हम लोगों ने अलग-अलग टेस्ट पढ़े हैं, है ना? गुणोत्तर श्रेणी होने पर उसके सार्व अनुपात के आधार पर आपने टेस्ट पढ़ा है। आपने पी सीरीज टेस्ट के बारे में बात की है, कंपैरिजन टेस्ट की बात की है, ठीक है ना? और इसी प्रकार से जो है आपने डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी पढ़ लिया है। लेबनिज़ टेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस किया है ना? कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट भी पढ़ा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जो श्रेणी है आपकी समेशन यू एन, ये क्या है सर? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, समेशन, किसका समेशन है सर? ऊपर की ओर देखता हूँ तो पता लगता है रूट ऑफ एन। और नीचे की ओर क्या हो गया सर? यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी सर, पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तो क्या यहाँ पर
चलो ये समांतर श्रेणी बनती है, तो मैं इसको a प्लस n माइनस वन डी से भी कर सकता हूँ सर। भाई है ना, तो a का मतलब 1 हो गया, n माइनस वन डी का मतलब 3 है, तो 3n माइनस वन रहा। ये रिजल्ट क्या है? 3n माइनस वन के बराबर। आप इसको चेक कर सकते हैं। n का मान जैसे ही 1 रखता हूँ, तो 3 में से 1 गया 2, 2 रखने पर 6 में से 1 गया 5, 3 रखने पर 9 में से 1 गया 8। अगर सीधा ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो चूंकि आपके पास में जो नंबर्स हैं 2, 5, 8 एपी बनता है, तो एपी का nवां पद लेते हुए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है कंपैरिजन टेस्ट की बात करने वाला हूं। भाई मेरे पास में श्रेणी यूएन तो ऐसी है, मैं यहाँ से श्रेणी एक वीएन एक नई श्रृंखला की बात कर लेता हूँ। ठीक है। और वीएन जो लिखा जाता है वो समेशन, इन दोनों के अंदर जो एन की पावर है, इन पावर का डिफरेंस लिखा जाता है। और जब n की पावर के डिफरेंस की बात करते हैं, तो पता लगा कि यहाँ पर n की पावर का डिफरेंस तो क्या बना, 1/2 बना, तो मैं इसको n टू द पावर 1/2 करता हूँ। ठीक है। और कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जब मैं ऐसा कंपेरिजन कर रहा हूं, तो मैं यूएन को भूल जाऊं, यानी यूएन सीरीज मेरे पास में नहीं है, उसके अंदर ऊपर और नीचे जो n है उसकी पावर के गैप को देखते हुए हम लोगों ने वीएन को मान लिया। अब मुझे टेस्ट करना है वीएन के बारे में। अगर वीएन अभिसारी है तो यूएन ऑटोमेटिक अभिसारी होगी, और वीएन अगर अपसारी है तो यूएन भी क्या होगी, आपकी अपसारी हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैं यहां से पहली बात तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे थे, है ना। कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सोच रहे थे, और अब ये जो चीज हो रही है हमारी समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p की बात हो रही है, तो मैं इसको p सीरीज टेस्ट से बात कर रहा हूं। और p सीरीज टेस्ट के अंदर क्या होता है सर, p ग्रेटर देन 1 होने पर वह अभिसारी होती है, कन्वर्जेंट होती है, और p का मान लेस देन इक्वल टू 1 होना, और कहां से, 0 से, तो ऐसी स्थिति में वह श्रेणी कैसी होती है सर, वह श्रेणी अपसारी हुआ करती है। ठीक है ना। तो पहले कंपेरिजन टेस्ट के आधार पर मैंने वीएन सीरीज की बात की, और जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं, पी सीरीज टेस्ट, बताइए पी का मान कितना है, पी का मान 1/2 है, जो कि लेस देन 1 हो गया। और अगर मैं कहता हूं कि लेस देन 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में श्रेणी कैसी होती है हमारी, अपसारी होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, श्रेणी है 2, 3, 4, 1 टू द पावर पी, 2 टू द पावर पी और 3 टू द पावर पी, ये किस प्रकार की है। ध्यान दीजिए, हमारी श्रेणी जो है सीरीज यूएन की बात कर रहा हूं, और यहां पर क्या स्थिति कर रहे हैं सर, इधर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से अगर लिखना चाहे तो लिख दें। और ऊपर की ओर जब देखा तो 2, 3, 4, यानी कि यह n प्लस वन की स्थिति बन रही है, और नीचे जो है यह n टू द पावर p की स्थिति बन रही है ना। 1 टू द पावर p, n का मान 1 लगाने पर 1 की घात p, 2 लगाने पर 2 की घात p, 3 लगाने पर 3 की घात p आ जाएगा। अब यहां पर भी मैं सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट को करने वाला हूं, है ना। जब आप कंपैरिजन टेस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब एक नई सीरीज आपके द्वारा सोची जाती है। और वो नई सीरीज कैसे सोचनी है आपको, ऊपर और नीचे n की मैक्सिमम पावर का डिफरेंस। और जब पता लगा ऊपर n की पावर 1 है, नीचे n की पावर p है, तो उनका डिफरेंस क्या आया, 1 अपॉन n टू द पावर p माइनस वन। और मैं इसके बाद में ये सोच रहा हूं कि जैसी यूएन और वीएन में कंपैरिजन क्या बना, कि जैसी वीएन है वैसी वैसी यूएन है, ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है। और उसके बाद में हम पी सीरीज टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। और पी सीरीज टेस्ट अभी भी जैसे डिस्कस किया था हम लोगों ने, हमने ये कहा था कि समेशन अगर हमारे पास में इस प्रकार की कोई श्रृंखला है, और इसमें अभिसारी कब होने वाली है, और अभिसारी उस स्थिति में होती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है, और अपसारी कब होती है, जब p लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर p का रोल किसके द्वारा प्ले किया जा रहा है, स्टार मार्क कर रहा हूँ सर, p का रोल। देखिए इसको जब कंपेयर कर रहे हैं n टू द पावर p और n टू द पावर p माइनस वन पर, तो बताइए अभी सारी कब होगी सर, जब p का रोल p माइनस वन के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दो, ये पावर को देखिए आप, p का रोल p माइनस वन, तो p माइनस वन ग्रेटर देन 1, यानी p इज ग्रेटर देन 2। ऐसा होने पर अभिसारी हो जाएगी। और अपसारी कब होगी सर, डाइवर्जेंट सीरीज उस स्थिति में होगी जब p इज लेस देन इक्वल टू 1 हो, और p का मतलब यहाँ पर p माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1 होने का मतलब है p इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये मेरे प्रश्न के आंसर्स हो गए कि अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी। तो अभिसारी होगी जब p इज ग्रेटर देन 2 होगा,
और अपसारी होगा जब p इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सर। एक श्रेणी के बारे में बात करते हैं कि श्रेणी कैसी है ना? ऑसिलेटरी है, या यहाँ पर डाइवर्जेंट अपसारी है, या कंडीशनल जो है आपकी जो है अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट आपकी कन्वर्जेंट है। चलिए, अब यहाँ पर देखो अल्टरनेट रूप से पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स आते हैं, और जब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स की बात आती है तो आपको लेबनिज टेस्ट के बारे में बात करना। अब मैं यहाँ पर और बताता हूँ कि देखिए, लेबनिज टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना? लेबनिज टेस्ट है 1 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 4। और आपको ध्यान देना है लेबनिज टेस्ट में क्या शर्त है सर, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स होंगे। पहली टर्म बड़ी है, उससे छोटी दूसरी, उससे छोटी तीसरी, उससे छोटी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की टर्म्स होगी, जो कि मेरे पास में यहाँ पर है। और लेबनिज टेस्ट में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हम लोग यहाँ पर nवें पद की बात करते हैं, और nवां पद है 1 अपॉन रूट n, जो कि 0 हो जाएगा। और 0 होने पर हमारी श्रेणी कैसी हो गई सर? अभिसारी हो गई। ये लेबनिज टेस्ट कहता है सर कि जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और un की बात करते हैं, यानी n वां पद क्या है, तो पता लगा पहला पद 1/√1, दूसरा 1/√2, तीसरा 1/√3, और यहाँ पर nवां पद 1/√n, और n का मान अगर इंफिनिटी लेते हैं तो परिणाम क्या होगा? 0, यानी अभिसारी। ठीक है सर। तो पहली चीज तो अभिसारी तो कहीं है नहीं, लेकिन अभिसारी दो जगह लिखा है, एक सशर्त है या निरपेक्ष है। अब देखिए सर, सशर्त कब होगी? ध्यान देना कि जब मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स की बात कर लूं, यानी कि जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं, सभी को अगर मैं पॉजिटिव बना लेता हूं, और उसके बाद वो श्रेणी भी आपकी अगर अभिसारी बनती है। ध्यान देना, लेबनिज टेस्ट में लिमिट टेस्ट किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में 0 आना चाहिए, 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया तो वह श्रेणी कैसी हो गई? अभिसारी हो गई। क्लियर? एक बात तो ये हो गई। नंबर दूसरा, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक नई श्रेणी के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है ना? मैं यहां पर समेशन ऑफ ऐसा un की बात करना चाह रहा हूं। इसका मतलब 1 प्लस 1 बाय रूट 2 सभी के धनात्मक पदों वाली श्रेणी लेना चाह रहा हूं। अब मैं इसको टेस्ट करता हूं, अगर ये भी अभिसारी है, यानी ये तो अभिसारी है, और अगर ये भी अभिसारी हो जाए तो वो क्या होगी? निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन अगर ये श्रेणी अपसारी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मूल तो है अभिसारी और सभी पदों को धनात्मक करने पर है अपसारी, तो ऐसी स्थिति में वह सशर्त अभिसारी यानी कंडीशनल अपना कन्वर्जेंट की बात करेगी। ठीक है? तो चलिए सर, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए यहाँ पर समेशन ऐसा un का मीनिंग क्या बना? समेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ p बना सर। सही है ना? 1 2 3 ऐसा। और जब मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, एक मिनट, रूट ऑफ p नहीं, n बना है, क्योंकि n का मान ही तो रखेंगे हम लोग। ये n बराबर 1 से लेकर के ऐसा इंफिनिटी चलने वाला है। n का मान 1 लगाने पर 1/1, 2 लगाने पर 1/√2, इस प्रकार से 1 बाय, और जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये हो गया सर समेशन 1 अपॉन n टू द पावर 1/2। और इसको देखूंगा मैं p सीरीज टेस्ट से, और p सीरीज टेस्ट हमारा क्या कहता है? समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p में अगर p जैसे इस प्रश्न में है लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो वह क्या होती है सर? अपसारी हुआ करती है। और यहां पर चूंकि p का मान 1/2 है और ये लेस देन इक्वल टू 1 होने पर अपसारी है, यानी मूल रूप से अल्टरनेट टर्म्स वाली सीरीज हमारी अभिसारी हो गई, लेकिन सभी को एब्सोल्यूट साइन के रूप में पॉजिटिव बनाने पर वह अपसारी हो गई। इसका मतलब यह कैसा हो गया? सशर्त अभिसारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न श्रेणी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में ऐसे कुछ रिजल्ट्स को सीधे सीधे आपने पढ़े होंगे, याद किए होंगे, जिसमें से एक रिजल्ट मेरे पास में है। देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में। और जब कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में बात करूंगा तो देखिए कुछ रिजल्ट्स आपके पास में होते हैं, n बराबर 2 से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है ना? और अगर मैं कहता हूं कि 1 अपॉन, जैसे इस प्रश्न में है n है बाहर है, log n टू द पावर p की बात करते हैं, या समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, n को अंदर की ओर ले लेते हैं, n log ऑफ n टू द पावर p अगर ऐसा हो जाए, समेशन
n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 से इंफिनिटी की बात करूंगा और log n बाय n टू द पावर p, मतलब इस प्रकार की सारी जो कंडीशंस आपने पढ़ी होगी कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में, ये सभी की सभी अभी सारी कब होगी सर? ये सभी अभी सारी होगी। कब होगी सर? यदि p इज ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा तो ये सभी अभिसारी होगी और 98 का अपना ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एफ जेड जो है वो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड पर सतत है, अवकलनीय है, न सतत है, न अवकलनीय, इसको आपको चेक करना है। भाई देखो सतत कब होगा सर? सतत उस स्थिति में होना है जब भाई उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपस में बराबर हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जाए। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना होता है? भाई 3 बार आपको चेक करना होता है। ठीक है ना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको चेक करना होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको चेक करना होता है, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, और उसके बाद में वाई बराबर एम एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसको चेक करना होता है। ठीक है ना? तो चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्स अक्ष के अनुदिश सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं, और जब एक्स अक्ष के अनुदिश में चेक करूंगा तो देखिए इस प्रकार से होगा सर। लिमिट एक्स नीचे की ओर लिखा जाएगा, y टेंस टू 0, और ये जो है आपका एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर? देखिए लिमिट की बात कर रहा हूं, है ना, एक्स वाई, और इस प्रकार की बात करें तो पहले आप एक्स के स्थान पर जब 0 रख देंगे तो बताइए क्या पोजीशन बनी सर? y टेंस टू 0, और जैसे ही x के स्थान पर आप 0 रखते हैं तो ऊपर क्या हो गया? 0, और 0 में किसका भाग है? y स्क्वायर का, तो परिणाम रहा 0, और ये परिणाम रहा आपका 0। तो x अक्ष के अंदिश रिजल्ट 0 आ रहा है। y अक्ष के अंदिश की बात करता हूं, लिमिट ऐसा y टेंस टू 0 होगा, x टेंस टू 0 होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले आप y की जगह 0 रखेंगे और पता लगा कि जैसे ही y के स्थान पर 0 लगेंगे तो ऊपर तो हो गया 0, y के स्थान पर 0 रख चुके हैं, नीचे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, तो 0 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर? 0। और जब लिमिट लेंगे तो वापस 0 के अंदर x की वैल्यू 0 है, तो x है ही नहीं आपका, तो 0 0, तो ये तो x और y अक्ष के अंदिश तो हो गया। अब मैं तीसरा और केस डिस्कस करना चाहता हूं, है ना, y बराबर एम एक्स के अनुदिश मुझे इसको चेक करना है। चले सर, और जैसे ही y बराबर एम एक्स के अनुदिश आप चेक कर रहे हैं तो गौर कीजिए, लिमिट y टेंस टू एम एक्स, एक्स टेंस टू 0, या इसको ऐसा उल्टे क्रम में लिख देते हैं क्योंकि y को मुझे mx रिप्लेस करना है, तो ऐसा कर लेता हूँ, x टेंस टू 0, y टेंस टू mx, और ये एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर ये जो है x अक्ष के अंदिश जो आपने चेक किया, y अक्ष के अंदिश जो आपने चेक किया, और y बराबर mx के अंदिश में चेक कर रहा हूं, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो सतत हो जाएगा सर। तीनों बराबर कब होंगे? जब ये 0 0 0 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी क्या हो गई? 0 है, तो वो सतत होगा। और अगर वो सतत नहीं है तो हम जानते हैं कि अगर सतत नहीं है तो वो फलन आपका अवकलनीय भी नहीं होगा। तो चलिए सारा खेल इसके ऊपर है। ठीक है? तो जब मैं इसके अंदर y बराबर mx पुट अप करता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x y के स्थान पर mx अपॉन एक्स स्क्वायर, y के स्थान पर mx तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां से एक्स स्क्वायर काट लेता हूं सर, अंश में और हर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और कॉमन आके कट गया तो m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और जब x की जगह 0 पुटअप करते हैं तो परिणाम m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो मुझे बताइए क्या ये तीनों परिणाम आपके बराबर हैं क्या? ये 0 है, ये दूसरा 0 है, लेकिन तीसरा परिणाम m के रूप में आ रहा है, ये 0 के रूप में नहीं आ रहा है। और जब तीनों ही परिणाम आपके एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? सतत नहीं है। और अगर ये सतत नहीं है तो निश्चित बात है यह अवकलनीय भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है सर, चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, यू एक्स वाई, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है सर। आप अपनी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से इसको तैयार करना है। इसको तैयार करने का मतलब जरूरी नहीं कि यही आंकड़े, ठीक है, आपको इसको तैयार करना है। अ, इस प्रकार का प्रश्न संयुग्मी प्रसंवादी फलन के लिए आपको तैयार करना है। ठीक है ना, प्रसंवादी फलन,
अब ध्यान दीजिए हमारे पास में क्या है, एक फंक्शन है u जो कि एक्स वाई का फलन है 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले संयुग्मी फलन के बारे में बात करते हैं, है ना। संयुग्मी संवादी फलन क्या होता है, इसमें एक तो कॉन्सेप्ट शुरुआत के फॉर्मूले की बात करेंगे और उसके बाद में हम ऑप्शन को ट्राई करने की बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब संयुग्मी प्रसंवादी फलन है तो उसको इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है सर, dv इज इक्वल टू, है ना, माइनस में यहाँ पर एक इंटीग्रल का निशान आएगा, माइनस में डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई डी एक्स प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई। यानी इसके माध्यम से आप संयुग्मी प्रसंवादी फलन को प्राप्त करते हैं। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये जो है ठीक है ना, माइनस उल्टा है, dx है तो नीचे डेल y है और dy है तो नीचे डेल x है और पहला पद आपका नेगेटिव है। तो चलिए आधा काम यहाँ पर करने वाले हम लोग, तो ये इंटीग्रल का निशान हम लोग लगाते हैं सर, है ना। dv बराबर, चलिए इसको सॉल्व करना है, डेल u अपॉन डेल y के बारे में बात करेंगे। तो बताइए डेल u अपॉन डेल y कहाँ है सर? तो अब जब इसका आप अवकलन कर रहे हैं सर, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो देखो एक तो मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस लगा दूं। विथ रेस्पेक्ट टू y करना है तो पहले लगाऊंगा चेन रूल। लॉग का फॉर्मूला क्या हुआ? लॉग का फॉर्मूला 1 अपॉन x, तो चेन रूल से हो गया यह x। कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद में मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो y का क्या हो रहा है यहाँ पर? 2y हो गया। अच्छा 1/2 भी तो बाहर है आपका, वापस ध्यान देना, ये 1/2 बाहर है, उसको मुझे लिखना है। लॉग का फॉर्मूला लगाता हूं 1/x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चेन रूल से y स्क्वायर का 2y प्लस, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें 1/2 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर 1 अपॉन लॉग का x यानी ऐसा, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। और यहाँ पर जो है आपका dx लिखा है और यहाँ पर आपके साथ में dy लिखा है। ये 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं सर, ठीक है। तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है? dv बराबर इंटीग्रल का निशान माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस ये यहाँ से x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dy, ठीक है, ये dv रहेगा। अब इसके आगे जो है इंटीग्रल करना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका जो है यहाँ पर से इसके आगे हल करता हूँ, इसका अवकलन करते हुए हम लोग बात करते हैं कि अगर ये प्रसंवादी है तो मुझे इसको यहाँ से मिलान करना होगा, समझ गए ना? तो चलिए मैं अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे सर हम लोग। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ और इसको मैं v कहता हूँ, v बराबर cot इनवर्स x बाय y, तो पहले मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, तो टोटल डिफरेंशिएशन जिसकी बात करते हैं उसकी बात करेंगे, तो dv। पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पोजीशन रहेगी सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा। कोई कंफ्यूजन है सर? कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और उसके बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में फिलहाल कर रहा हूं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट हो गया और ऐसा dx लिख दिया गया। और उसके बाद में वापस से कर रहा हूं, तो माइनस का निशान हो गया, कॉट इनवर्स का अगेन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो एक्स आपका कांस्टेंट हो गया और वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और इस प्रकार से dy हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। तो देखो यहाँ पोजीशन हमारी dv बराबर, यहाँ वाई स्क्वायर एलसीएम लेता हूं और इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूं, गौर करना, वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया, रेसिप्रोकल से वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, वाई स्क्वायर और वाई एक वाई कट गया, तो रिजल्ट क्या रहा? माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे एलसीएम लेने के बाद में, तो वाई स्क्वायर ऊपर आएगा और ये रहा सर वाई स्क्वायर, तो ये कट जाएगा सर, ध्यान देना, यहाँ से वाई स्क्वायर एलसीएम, रेसिप्रोकल वाई स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया सर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dy। मुझे बताइए क्या ये चीज मिलती है या नहीं मिल रही है सर आपकी? भाई ये चीज मिली या नहीं मिली?
तो आप कह रहे हैं सर बिल्कुल मिल गई सर यहाँ तो, है ना? भाई डीवी हो गया और डीवी के लिए आपको क्या करना है? इसका देखो ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवी मिल गई। इसका मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब थोड़ा-सा और ध्यान देना। विशेष बात आपसे कर रहा हूँ, स्टार मार्क लगा करके बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? चाहे अब देखो सर, इसमें क्या है ये आपको बोनस मार्क्स वाला सवाल हो गया। क्यों हो गया सर? कि कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो एक ही है सर। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है सर। अगर टेन इनवर्स में वाई बाई एक्स लिखा है तो कॉट इनवर्स में क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल एक्स अपॉन वाई होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ए और बी दोनों आपके प्रश्न के आंसर हैं। ए और बी दोनों जो हैं ये आपके प्रश्न के रिजल्ट्स रहने वाले हैं सर। ठीक है? यहाँ पर इसको इंटीग्रल हटा दो सर, है ना? क्योंकि इंटीग्रल जो है ऑटोमेटिक बाद में आ जाएगा सर। क्योंकि जैसे ही अपन dy की बात करेंगे, तो यहाँ से एक बार ऐसा करते हुए ये लिख देते हैं केवल, ठीक है ना? और यहाँ पर dv इज़ इक्वल टू ये पोज़ीशन बनेगी और यहाँ पर भी dv इज़ इक्वल टू ये पोज़ीशन, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही इंटीग्रल करेंगे, तो dv से वो v बन जाएगा, जो कि आपका ये आ गया और इसका इंटीग्रल करने पर dx dy हट जाएगा, ठीक है? तो चलिए कुल मिलाकर के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है सर प्रसंवादी फलन संयुग्मी, है ना? ये प्रश्न को जो है परीक्षा में जाने से पहले बहुत अच्छे से आपको करना है। इसको हल करने के लिए भाई इसका प्रसंवादी फलन क्या होगा, ठीक है? डीवी कैसे निकालना है? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है पहले डीएक्स के साथ में और प्लस में डेल यू अपॉन डेल एक्स डीवाई है। तो आधा काम तो इस फॉर्मूले को लगा करना है और जब ये फॉर्मूला लग करके अपना परिणाम प्राप्त हो जाए तो मुझे इसके बाद इसका समाकलन नहीं करना है बल्कि ऑप्शन के हिसाब से मुझे उसका अवकलन करना है और अवकलन में भी टोटल डिफरेंशिएशन की स्थिति पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका परिणाम प्लस वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका परिणाम और ये दोनों परिणाम एक हो जाने चाहिए। अब दूसरी बात इस प्रश्न के लिए भाई ऑप्शन नंबर ए चेक करने पर मेरा उत्तर आ गया सर और जो कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई है वही तो उसका रेसिप्रोकल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है तो ए और बी दोनों उत्तर हैं तो ये प्रश्न आपके बोनस वाला प्रश्न था। ठीक है ना? ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट हो जाएगा, बोनस की स्थिति रहने वाली है। चले हमारा प्रश्न है u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ध्यान दीजिए u है x साइन इनवर्स y बाई x की बात कर रहा है, ठीक है ना? और जब मैं इसकी बात करता हूं सर अपने प्रश्न में एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और जब मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए आप, तो ये अपना जो है आपने देखा होगा सर कि भाई ये जो स्थिति होती है सर सीधे सीधे आयलर प्रमेय की स्थिति है, ठीक है ना? और आयलर प्रमेय क्या कहती है जब इस प्रकार के रूप के अंदर हमारा जो रिजल्ट होता है, हमारा परिणाम जो होता है वह होता है एन एन माइनस वन और यू के बराबर होता है। विशेष बात ध्यान देना, जब आयलर प्रमेय की बात कर रहे हैं तो हमारा जो है ये समघात फलन की बात करना है। क्या करना है सर? समघात फलन होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन। और आपके दिमाग में आ रहा है कि ये समघात फलन है और इसकी n का मान क्या है? एक घाती है। क्योंकि देखो यहाँ तो कोई घात बनती नहीं है सर और यहाँ घात जो बनी x के ऊपर एक पावर होने के कारण ये एक घात का फलन हो गया। तो अब सीधा जब आयलर थ्योरम की जानकारी मुझे है तो n के स्थान पर एक लगाने पर एक माइनस एक और u और कुल मिलाकर आपका उत्तर क्या रहेगा? 0। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आयलर प्रमेय की जो स्थिति है उसको आपको अप्लाई करना है। n जो फलन आपके पास है वो कितनी घात का फलन है वो वैल्यू आपको रखनी है। एन एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय यू के द्वारा परिणाम दिया जाएगा। वक्र की बात कर रहे हैं, पदीय समीकरण यानी पैडल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। पैडल इक्वेशन और ध्यान देना सर पैडल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में अभी प्राचल है आर और थीटा। ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या है? आर है और थीटा है और मुझे प्राचल पदीय समीकरण का मतलब क्या है? मुझे पी और आर के पदों की समीकरण चाहिए। अब देख रहे हैं आप, देखो सारे ऑप्शन जो है मेरे पास है पी और आर के पदों में है। तो जब किसी समीकरण को पी और आर के पदों में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो वह आपकी पदीय समीकरण पैडल इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है हमें
ये जो इक्वेशन नंबर ए है 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और मैं यहां से क्या कर लूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2a बाई आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है। और उस समीकरण के साथ में मैं बात करूंगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4, ठीक है, डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर। इस दूसरी समीकरण यानी जो पहली और दूसरी समीकरण का प्रयोग करते हुए मुझे यहां से थीटा को विलोपित करना है, थीटा मुझे यहां से हटा देना है। और जब 1 नंबर और 2 नंबर को यूज कर रहे हैं, थीटा जब हट जाएगा तो आपके पास में जो है आर और पी के पदों की एक समीकरण बन जाएगी, वही आपकी पेडल इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे तो 1 और 2 का प्रयोग करना है, तो आवश्यकता किसकी है, मुझे डी आर बाय डी थीटा की आवश्यकता है। तो चलिए सर, मैं यहाँ पर अलग से बात कर लेता हूँ पहले कि भाई हमारा जो इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2a बाय आर, मैं यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे डी आर बाय डी थीटा चाहिए, ठीक है ना। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, 1 का हो गया 0 माइनस 2a कांस्टेंट, 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद में आर का डी आर बाय डी थीटा। तो मुझे चाहिए सर डी आर बाय डी थीटा का मान, और जैसे ही देखा तो पता लगा ये माइनस हो गया सर, ठीक है, ये प्लस है सामने, माइनस माइनस हो गया, और यहां से आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a, ये डी आर बाय डी थीटा का मान निकल करके आया, और इस मान को मुझे इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4, और मैं सीधा इसका स्क्वायर करके लिख देता हूं, और जब स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस आर स्क्वायर का आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन हो गया 4 ए स्क्वायर, यानी हम लोगों ने स्क्वायर करके ही लिख दिया है, ठीक है। अब चलें, जैसे ही मैं इसको देखता हूं सर, तो यहाँ पर आर टू द पावर 4 तो कट गया सीधा सीधा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको साइन स्क्वायर को बदलना चाहूंगा, साइन स्क्वायर को क्या लिखना चाहूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे पास में कॉस का मान है, अपॉन में कौन है 4 ए स्क्वायर। समझ गए बात को। तो चलिए अब कॉस स्क्वायर का मान रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यहां से 1 बाय 4 ए स्क्वायर बाहर कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो गया, 1 माइनस 2a अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखिए आपको तो केवल और केवल ये समीकरण की जानकारी होनी चाहिए कि पैरेलल इक्वेशन के लिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू पावर 4 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर है, और दी गई समीकरण आर और थीटा के पदों वाली, और इस समीकरण में डी आर बाय डी थीटा का मान रखने के बाद जो आपका यानी इन दोनों को यूज करते हुए थीटा को कैसे गायब करना है, पता लगा आर की घात 4 कट गई, साइन स्क्वायर अभी थीटा बचा हुआ है, इसको हटाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर करते हुए कॉस का मान रख दिया। चले सर, कैलकुलेशन हमारी क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 अपॉन पी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर। चलिए इसका प्रसार भी कर लेता हूं, तो ये पोजीशन रहेगी सर 1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 4 ए आर हो रहा है, देखो इस कोष्टक है ना, 1 माइनस ए की स्थिति या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी का रूप है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 4 ए बटार, लेकिन वो ये जो माइनस है और ये बाहर वाला माइनस प्लस हुआ, ये ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस का मतलब क्या, ठीक है ना। तो 4 ए बाय आर हो गया, ये प्लस में हो गया सर 4 ए बाय आर, और उसके बाद में वापस दूसरा पद बी का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पॉजिटिव है बाहर के माइनस से गुणा करने पर माइनस 4 ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से 1 से 1 कट गया, और आप चलें गुणा करते हैं तो हमारी पोजीशन बनती है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर का गुणा करने पर देखो 4 ए कट गया सर, तो क्या बच गया, 4 ए ऊपर नीचे कटने पर ए आर हो गया, तो 1 अपॉन ए आर माइनस 4 ए स्क्वायर कटने पर 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, तो पोजीशन क्या बनी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये आपकी पेडल इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी। तो दिमाग में आए कि भाई हमारे जो रिजल्ट रहेगा वो पी और आर के पदों में रहना चाहिए। चले आगे इधर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है वक्र के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए सर, ये भी थोड़ा सा जरूर अच्छे से
है ना? वक्रता त्रिज्या को पढ़ करके जाना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? क्योंकि ये नई स्थिति जो है आपके सिलेबस के अंदर है। और जब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, तो ये जो समीकरण जब एस और साई की इक्वेशन है ना? एस और साई की समीकरण जब होती है, तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं नेज समीकरण कहा करते हैं। और ऐसी स्थिति में वक्रता त्रिज्या बहुत आसान चीज है। वक्रता त्रिज्या रो का जो मान होता है वह क्या होता है सर? डी एस अपॉन डी साई के द्वारा दिया जाता है। बस देखो कितनी आसान चीज है। अगर आपके दिमाग में आए कि भाई ये समीकरण एस और साई के पदों वाली नेज समीकरण की स्थिति है और उसमें वक्रता त्रिज्या डी एस अपॉन डी साई, जब आपने पढ़ा होगा तो वक्रता त्रिज्या के लिए अलग अलग स्थितियां हैं, है ना? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आप अलग प्रोसेस की बात करते हैं, अलग फॉर्मूले की बात करते हैं। पैरामेट्रिक की स्थिति होती है तो अब आप अलग की बात करते हैं, है ना? आर थीटा है तो अलग की बात करते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास में एस और साई है नेज समीकरण में, वक्रता त्रिज्या रो डी एस बाय डी साई। तो देखिए सर, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, साई के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है केवल सी। टेन का क्या हो गया सर? सेक स्क्वायर साई। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक वक्र दिया है और वक्र की वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी की बात करना है, ठीक है ना? जब अनंत स्पर्शी है, वाई अक्ष के समांतर है, तो देखिए जब अक्षों के समांतर की बात करते हैं, तो एक्स अक्ष के समांतर अगर है, तो एक्स की सबसे बड़ी घात वाले जितने भी पद हैं, उनके गुणांकों को 0 के बराबर करना। और वाई अक्ष के समांतर की बात करते हैं, तो वाई की सबसे बड़ी घात वाले पदों के गुणांकों को 0 के बराबर करना होता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो एक्स की घात 4 हो गया। और यहां से देखिए सर, हाँ चलो पढ़ा रहने दो बाकी का। अगर मैं कहता और करना एक्स अक्ष के समांतर, देखिए जो मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर एक्स अक्ष के समांतर की बात की जाती तो एक्स की सबसे बड़ी घात ये रही सर, इसका गुणांक उसको 0 के बराबर करता तो पता लगता 1 बराबर 0। तो जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी, 1 बराबर 0 तो संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब इस वक्र के लिए एक्स अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है, ये ध्यान करना। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो वाई अक्ष के समांतर की बात करता है। तो वाई की सबसे बड़ी घात का गुणांक बराबर 0 करना है। तो वाई की सबसे बड़ी घात ध्यान दो एक्स स्क्वायर है। भाई यही तो है ना? भाई वाई की सबसे बड़ी घात वाई स्क्वायर जिसके गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया सर? एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए बराबर 0 की बात हो गई। तो अनंत स्पर्शी क्या हो गई सर हमारे लिए? अनंत स्पर्शी 2 हो गई है, एक्स प्लस ए बराबर 0 और एक्स माइनस ए बराबर 0। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में है ना क्या किया गया सर? मैं इस प्रकार से दे दिया गया सर, है ना? इसको जो है ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहा है सर। और ये जो चीज है एक्स प्लस माइनस ए का मतलब है एक्स प्लस ए एक बार 0 हो गया और दोबारा एक्स माइनस ए बराबर 0 हो गया। ठीक है सर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वि समाकलन के बारे में हम इसके मान की बात करते हैं। डबल इंटीग्रेशन में 0 से ए, 0 से रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब इधर ध्यान दो कि जो क्रम है उस क्रम में ध्यान करना, ये जो है dx पहले लिखा है तो ये x की लिमिट आपकी बोल रही है। ये दूसरा क्रम ये dy की बोल रही है। पहले मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, y के रेस्पेक्ट में बात करनी है। ठीक है, तो 0 से लेकर के a ऐसा बाहर कर दिया मैंने। इंटीग्रेशन में 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और dy, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y की है, y के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और आने वाले परिणाम को लास्ट में x के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। चलिए हमारी पोजीशन रहेगी 0 टू a। जब मैं इसका इंटीग्रल करने वाला हूं y के रेस्पेक्ट में, तो x आपका क्या हो रहा है सर? एज अ कांस्टेंट हो रहा है। और y का क्या हो गया? y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 0 से रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको अंदर लिमिट वैल्यू टेक करते हैं हम लोग और पहले अपर लिमिट की बात करेंगे। तो 0 से a हो गया x,
अपर लिमिट वाई स्क्वायर और वाई के स्थान पर आप इसको रख रहे हैं तो स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx हो गया क्योंकि लोअर लिमिट रखने पर परिणाम 0 है, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1/2 बाहर कर लेता हूँ, 0 से ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx हो जाएगा। 1/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल कर रहे हैं, माइनस एक्स टू द पावर 4/4 ये आपका इंटीग्रल 0 टू ए। अपर लिमिट लोअर लिमिट को आप रिप्लेस करें, तो अपर लिमिट से तो वैल्यू आएगी, लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो दोनों पद आपके 0 हो जाएंगे। तो हमारा रिजल्ट रहा 1/2 अपर लिमिट ए लगाने पर ए टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से गुणा हो रहा है। ए टू द पावर 4 अपॉन में 2 माइनस में ए टू द पावर 4 अपॉन 4। जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये आधा है। ए टू द पावर 4 कितना है? 1/2 है, वो 1/4 है। तो आधे में से एक चौथाई 1/4 चला गया तो 1/4 बच गया। तो 1/2 ए टू द पावर 4/4 बच गया और हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा? ए टू द पावर 4 अपॉन 8 ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। निम्न में से कौन सा बीटा फलन का रूप नहीं है? देखिए आपने बीटा फलन के बारे में पढ़ा होगा और बीटा फलन के रूप के बारे में पढ़ा होगा। देखिए कौन-कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े सर? बीटा एम एन जो होता है सर, देखिए जब लिमिट 0 से 1 की बात की जाती है तो x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। इसके दूसरे रूपों की अगर बात करता हूं मैं बीटा फलन के लिए, तो बीटा एम एन का दूसरा रूप अगर देखूंगा तो वो लिमिट 0 से इंफिनिटी की बात कर रही है और ऊपर की ओर एक्स टू द पावर m माइनस 1 रहने वाला है और नीचे की ओर जो रहेगा आपका जो रिजल्ट ये वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस एन dx ये परिणाम आपका रहने वाला है सर। ठीक है, और इसी क्रम के अंदर अगर मैं बात करता हूं यहां पर बीटा एम एन और इसका जो तीसरा रूप आपके पास में है, तो ध्यान दीजिए हमारा जो तीसरा रूप बीटा के लिए क्या रहने वाला है? 0 से इंफिनिटी, पहले साइन का पद रहेगा और यहाँ पर 2 का गुणा साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा ये आपके बीटा फंक्शन के रूप हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान दो और जब मैं इसको देखता हूं, जब इसको देखते हैं हम लोग तो पता क्या लग रहा है सर कि कौन सा रूप नहीं है, कि ये तीनों बीटा फंक्शन के रूप है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ऑप्शन नंबर सी ये आपका बीटा फंक्शन का मान नहीं है ना? सीधे सीधे फॉर्मूले हैं आपके बीटा फंक्शन की क्या स्थितियां हैं उसके आधार पर। तो पता लगना चाहिए सर डिवीजन के अंदर 1 माइनस एक्स नहीं रहेगा, डिवीजन में 1 प्लस एक्स रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर 1 माइनस एक्स रहेगा, साइन और कॉस के पदों में साइन की घात 2m माइनस 1 है, कॉस की घात 2n माइनस 1 है और उसका डबल भी है। और बाकी पहली वाली जब ऊपर न्यूमरेटर में है तो 0 से 1 की लिमिट और बाकी में 0 से इंफिनिटी की लिमिट है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलते हैं सर अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रकुल y बराबर a cos x प्लस b की अवकल समीकरण क्या है? यानी इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए अवकल समीकरण का मतलब जो पैरामीटर्स यहाँ पर है या जो इसको हम लोग कह सकते हैं a और b जो आपके कांस्टेंट है, मुझे इसको रिमूव करना है, a भी हटाना है b भी हटाना है और आपके दिमाग में स्पष्ट आ जाना चाहिए कि अगर केवल a होता यानी केवल एक ही ए के रूप में होता तो एक बार आप अवकलन करते काम चल जाता, लेकिन जब ए और बी दोनों हैं इसका मतलब मुझे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए देखते हैं सर। यहां से पहला अवकलन कर रहा हूं डी वाई बाय डी एक्स और जो 3 इक्वेशन बनेगी उनको आपस में कंसिडर करते हुए ए और बी को हटाना है, रिमूव करना है। तो पहली बार डी वाई बाय डी एक्स अवकलन करने पर माइनस का ए कॉस की बात कर रहा हूं साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर दूसरी हो गई सर। ये तो ये रहा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी हो गया। और पुनः अवकलन की बात कर लेता हूं, पुनः दोबारा से अवकलन करते हैं तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए साइन का माइनस का हो गया ए हो गया, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब मुझे इन 3 समीकरण जब एक बार कर दिया दूसरी बार कर दिया, तीनों को यूज करते हुए ए और बी को हटाना है। तो मुझे पता लग रहा है कि ये जो है वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 1 में है ना? और जब इक्वेशन नंबर 1 से मान रखेंगे हम लोग, ठीक है जी, तो ये पोजीशन क्या बनेगी? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। माइनस वाई को लेफ्ट में ले लेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0
ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण का हल है। देखिए सर, हमारे पास में जो समीकरण है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2px माइनस पी एक्स स्क्वायर, इस समीकरण का हल क्या रहने वाला है? आपके दिमाग में आ चाहिए कि पूरी पूरी समीकरण में केवल y है, तो ये समीकरण देखिए जब आप करते हैं तो उसमें सॉल्वेबल फॉर p हुआ करता है, सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर x हुआ करता है। तो क्योंकि हमारे प्रश्न में केवल y है, इसका मतलब सॉल्वेबल फॉर y वाली सिचुएशन के आधार पर हल होने वाली है। चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, तो y बराबर p कॉमन कर लिया, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, p कॉमन करने पर। बेसिकली p होता क्या है? p हो गया dy बाय dx, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं सर। कैसे कर सकता हूं? देखिए, यहां से y dx बराबर dy 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं ये करना चाहता हूं कि भाई इसको y को dy के नीचे भेजना चाहता हूं, dy अपॉन y बराबर ये जो पद है x वाला, इसको मैं dx के नीचे भेजना चाहता हूं dx अपॉन 2 x माइनस एक्स स्क्वायर। वापस ध्यान दीजिए सर, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये चीज हो गई और ये जो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये सिचुएशन आपकी आई होगी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है सर, और इसको सॉल्व करना है, भाई आप चाहें तो इसमें आधे का गुणांक है ना, x का गुणांक उसका आधा उसका वर्ग जोड़ते हुए घटाते हुए कर सकते हैं। अगर आपको लग कि यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास में इसको हल करने के लिए हैं सर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में इंटीग्रल लेने की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन हमारी इंटीग्रल में dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन x कॉमन करते हुए यहाँ पर है सर 2x माइनस, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करता हूँ आंशिक भिन्न के लिए। तो चलिए मैं इसको ऐसा ले सकता हूं सर, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हुए a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2 माइनस एक्स, दोनों का एलसीएम लेने पर a का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस एक्स से और b का मल्टीप्लीकेशन x से। जब x का मान 0 होगा तो a का मान 1/2 होगा x 0 होने पर, और जब x का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो b का मान जो है वो 1/2 होगा ठीक है। तो मैं इसको देख लेता हूं इस प्रकार से, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है सर, बाहर निकाल दूं क्या? भाई ए में भी आ रहा है और बी में भी कॉमन आ रहा है, तो 1/2 हमने बाहर निकाल दिया। 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स और dx। चलिए सर इंटीग्रल कर लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। ये परिणाम है हमारा log y का, ठीक है। अच्छा, इसको 2 को वज्र गुणा भी कर देता हूं, क्योंकि मेरा जब देख रहा हूं मैं ऑप्शन में तो y स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है। इसका हो जाएगा log ऑफ x, इसका हो जाएगा log ऑफ, ध्यान दीजिए 2 माइनस एक्स, और x का गुणांक -1 होने का माइनस का भाग, और प्लस में क्या हो गया log ऑफ c। चलिए 2 का इधर गुणा करना, तो ये पोजीशन हो गई सर 2 log ऑफ y इज इक्वल टू, ये log mn की बात करना है मुझे, है ना। तो log x अपॉन 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय c, और यहां से 2 पावर में आ जाएगा। तो बताइए अपने प्रश्न का आंसर क्या रहा फाइनली, पावर में आ गया, उसके बाद दोनों पक्षों में लॉग छूट जाएगा। देखिए अभी मैंने लॉग m माइनस लॉग n प्लस लॉग, है ना, इस प्रकार की p की स्थिति की बात की है। तो ये और वो गुणा में हो गया x और c, और 2 माइनस एक्स का भाग लग गया, और 2 को पावर में लेते हुए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन 2 माइनस एक्स, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन 2 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है सर, चलते हैं आगे अगले प्रश्न के बारे में। समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4dy बाय dx प्लस 4y इज इक्वल टू साइन x का हल है। देखिए जब हल है तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई हमारे पास में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है, और समीकरण का जो हल होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और आप जब इस प्रश्न के अंदर देख रहे हैं तो सभी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका एक जैसा नजर आ रहा है।
समझ गए ना? तो इसका मतलब मुझे सीएफ निकालने की आवश्यकता नहीं है सर। आप सीएफ निकालने का तरीका जानते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं होने वाली है। तो मुझे केवल और केवल क्या निकालना चाहिए इस प्रश्न के लिए? मुझे पीआई निकालना चाहिए। ठीक है ना? और जब मैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करता हूँ, तो ध्यान दीजिए 1 अपॉन ये जो है आपके डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। डी स्क्वायर 4d और 4 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और सामने वाला फलन साइन 2x। अब ध्यान दीजिए, जब इस स्थान पर साइन ax cos ax की बात होती है, तो हम सबसे पहले डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर यानी -4 रखने की बात करते हैं। और जब डी स्क्वायर का मान -4 रख देंगे, तो -4 डी प्लस 4 और साइन 2x, तो ये प्लस का 4, 1 मिनट सर, -4 रख रहे हैं ना? हाँ, ये -4 ही है सर। तो ये प्लस का 4 -4 कट गया, तो माइनस का 1/4 तो बाहर कर देता हूँ, 1/d ऑफ साइन 2x। अब मुझे बताइए 1/d क्या होता है? d फॉर डिफरेंशिएशन, और 1/d उसका इनवर्स यानी इंटीग्रल, तो मुझे इसका इंटीग्रल करना है। तो -1/4 और साइन का इंटीग्रल क्या हो रहा है सर? माइनस ऑफ cos 2x अपॉन में 2, जो कि रिजल्ट रहेगा आपका cos 2x/8। ये आपका परिणाम रहेगा। अब आपको देखना है cos 2x/8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ सीएफ निकालने की कोई उपयोगिता सॉरी सर नहीं है। अगले प्रश्न के बारे में, भाई द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है और इसका जो है पूरक फलन क्या है? केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है सर। ठीक है ना? सीएफ आपको निकालना है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाय dx प्लस में x माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर बात करने वाला हूं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होता क्या है? ये रूप होता है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस में p dy बाय dx प्लस q y इज इक्वल टू, है ना, ऐसा कुछ रूप r के रूप में मान लेते हैं, जहां पर, ठीक है ना, p q और r क्या है? p q r x के फलन है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये जो है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ये है। अब मुझे बताइए, क्या ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म में है क्या? आप कहोगे सर ये उस फॉर्म में तो नहीं है। तो उस फॉर्म में आपको क्या करना होगा? उस फॉर्म में आपको यहाँ पर एक कन्वर्ट करना होगा, यानी x को यहाँ से हटाना होगा। तो d2y बाय dx स्क्वायर माइनस में भाग देते हुए 2x माइनस 1 अपॉन x dy बाय dx प्लस x माइनस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देख रहे हैं, है ना, इससे जब कंपेयर कर रहे हैं, तो p का मान क्या बन रहा है? माइनस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x, और q का मान क्या बन रहा है? x माइनस 1 अपॉन x। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में ये आ गया होगा सर। ठीक है ना? तो p क्या है, q क्या है? सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, x का भाग लगाते हुए p और q को निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए सर, इस प्रश्न की विशेष बात, भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कुछ स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, उसके आधार पर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, अगर 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू e टू पावर x हो जाता है। 1 माइनस p प्लस q अगर 0 के बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू e टू पावर माइनस x हो जाता है। p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका y बराबर क्या होता है सर? x हो जाता है। यानी इस प्रकार की कुछ स्थितियां आपने पढ़ी होगी सर। अब मुझे बताइए, इन स्थितियों के आधार पर जब मेरे पास में p और q का परिणाम मेरे सामने है, तो क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं सर? तो देखो, यहाँ पर पहली स्थिति की बात कर रहा हूँ, है ना, 1 प्लस p प्लस q, क्योंकि 1/1 इनको चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा है। 1 प्लस p प्लस q यानी 1 माइनस में 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 1 अपॉन x, इसको मैं चेक करने वाला हूं। तो गौर कीजिए, क्या ये 0 के बराबर बनता है क्या 1 प्लस p प्लस q, है ना? तो अब आप देखेंगे यहाँ पर x एलसीएम हो गया,
एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स के पद, देखिए दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है तो एक्स एक्स कट गया सर, वन वन भी कट गया, यानी जीरो बटा एक्स बराबर जीरो हो गया। यानी पहली स्थिति आपकी लग रही है कि वन प्लस पी प्लस क्यू का मान देखिए जीरो के बराबर हो गया, और जैसे ही जीरो के बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ऑप्शन नंबर सी होता है। कुछ स्थितियां मैंने और भी डिस्कस कर ली। वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो होने पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, और p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो होने पर y बराबर x की हमारी स्थिति रहने वाली है। तो फिलहाल अपना उत्तर ऑप्शन सी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए सर, हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात कर रहा है ना, ये डेल ऑपरेटर है, संकारक है, लॉग आर की बात कर रहा है। तो बेसिकली अगर डेल लॉग आर की बात करूं, ठीक है ना, या फिर यहां पर क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट की बात कर सकते हैं, ग्रेड लॉग आर, क्योंकि इसमें डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं है। तो ये डेल ऑपरेटर सबसे पहले क्या है, ये है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और ये चीज हो गई सर आपकी लॉग आर। चलो अलग अलग करना है मुझे, इसको लेता हूं आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड लॉग आर। ठीक है सर, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की बात करेंगे, तो लॉग का फॉर्मूला हो गया वन अपॉन एक्स यानी वन बाय आर डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे वन बाय आर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के वन अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल जेड हो गया। और हम लोग ये जानते हैं सर, ध्यान दीजिए, जब हम लोग वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पढ़ा करते हैं तो यही होने वाला है सर। तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल इसका जब वर्ग कर देता हूं सर, ठीक है ना, हमारी जो स्थिति है क्या करने की बात कर रहा हूं मैं, वर्ग करने की हम बात कर रहे हैं। तो जब मॉड ऑफ आर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आर का आर से गुणा की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आर स्क्वायर हो गया, और मॉड आर का स्क्वायर आर डॉट आर है, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सीधा याद रखना है सर डायरेक्ट। जब अवकलन करेंगे टू आर डेल आर बाय डेल एक्स बराबर टू एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जानकारी हमारी होनी चाहिए कि डेल आर बाय डेल एक्स हमेशा एक्स बाय आर रहेगा। इसी क्रम में डेल आर अपॉन डेल वाई वाई बराबर आर रहेगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड क्या रहेगा, जेड अपॉन आर रहेगा। वापस से मैं रिपीट करता हूं सर, एक स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखने का प्रयास किया है कि वेक्टर आर अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो वेक्टर आर के मापांक का स्क्वायर की अगर बात करूंगा तो आर डॉट आर है। और जब आर डॉट आर का मतलब है जब इसका इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हुआ भाई, आई और आई के गुणांकों का गुणा करना है, जो कि एक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर इस प्रकार से रहेगा। तो मैं इसको, जिसको कि आपको सीधा याद रखना होता है सर, तो मैं सब में से वन बाय आर में कॉमन कर लेता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। और जैसे ही मैं इसको आगे हल करता हूं तो वन बाय आर हो गया सर, वन बाय आर स्क्वायर हो गया, देखो आप, ठीक है, आर भी बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हमारा परिणाम हुआ वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब मुझे बताइए सर, वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर कहीं है क्या ऑप्शन में, कहीं पर भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसको चेंज भी मुझे करना है। और चेंज कैसे कर रहे हैं हम लोग, वन बाय आर को अलग करते हुए वेक्टर आर अपॉन उसके परिमाण का जब भाग दिया जाता है तो बताइए क्या होता है, ये आर कैप बनता है ना, आर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो आर कैप अपॉन आर, ये आपका आंसर होगा, आर के अपॉन आर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिंदु एक 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 पर एफ एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर का सदिश की दिशा में दिक अवकलज ज्ञात करना है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए दिक अवकलज क्या होता है सर, दिक अवकलज डायरेक्शन डेरिवेटिव ये होता है सर डेल एफ डॉट
ए कैप ये होता है आपका, ठीक है ना? ये सीधा-सीधा दिक अवकलज के लिए आपका फ़ॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करेंगे। तो मुझे सबसे पहले डेल एफ की बात करनी है, ठीक है ना? तो डेल एफ की बात कर रहा हूँ। तो डेल का मतलब है ऑपरेटर आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड और एफ का अभिप्राय हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं इसको हल करता हूं तो देखो, वैसे तो मुझे तीनों से करना है, चलो मैं लिख भी देता हूं। आई डेल बाय डेल एक्स मुझे करना है तीनों से, लेकिन दिमाग में क्या चीज आए कि जब तीनों से कर रहा हूं और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, है ना, इस प्रकार से आपका दूसरा पद रहेगा, इस प्रकार से आपका तीसरा पद रहेगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मुझे बताइए करना तीनों से है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या हो गया, टू एक्स हो गया प्लस जे, वाई के रेस्पेक्ट में करने पर माइनस का फोर वाई हो गया और प्लस में के, जेड के रेस्पेक्ट में करने पर एट जेड हो गया। अब मुझे इसको उस बिंदु के लिए सेटिस्फाई भी करना है ना। डेल एफ बिंदु है मेरे पास में एक 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 पर सेटिस्फाई करने पर टू आई माइनस फोर जे प्लस एट के हो गया, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए भाई जो दिशा है वेक्टर, उसकी दिशा में एकांक सदिश चाहिए। यहाँ पर वेक्टर ए है टू आई प्लस जे माइनस के, तो इस प्रकार से इसका एकांक वेक्टर की बात करूं तो टू आई प्लस जे माइनस के अपॉन में रूट में छह हो गया सर, दो का स्क्वायर चार, एक का स्क्वायर एक और माइनस एक का स्क्वायर एक, ठीक है। और जब मैं इसको हल करता हूं हमारे प्रश्न का आंसर दिक अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की बात करता हूं, तो डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ का मान अभी आया है टू आई माइनस फोर जे प्लस एट के, ऐसा डॉट ए कैप टू आई प्लस जे माइनस के अपॉन में रूट ऑफ सिक्स और डॉट प्रोडक्ट करना है, आई आई के गुणांकों का गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया चार, जे जे का माइनस चार, के का क्या हो गया सर, यहाँ पर के का गुणा उनका गुणांक है ना, तो ये माइनस का आठ। एक मिनट सर, यहाँ जो है अपना एक काम करना सर, कि जो प्रश्न है इसके अंदर वन वन और यहाँ पर टू आई प्लस जे, ये सर बेसिकली प्रश्न में या माइनस वन है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। वन वन माइनस वन इसको करेक्शन करना है सर, है ना, ये यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। वन वन और माइनस वन, इसको मैं दोबारा से माइनस वन लिखता हूँ सर, ये देखिए सर, है ना। तो वन वन और माइनस वन की बात हो रही है। तो जब मैं वन वन और यहाँ माइनस वन से सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो देखिए पोजीशन हमारी क्या रहने वाली सर, ये माइनस का एट के है, माइनस एट के है। और इस स्थान पर भी जब आपका माइनस का एट के रहेगा, टू आई माइनस में फोर जे माइनस में एट के, ऐसा है ना। और जब आई आई का गुणा कर रहे हैं तो देखो इधर चार माइनस चार प्लस आठ बटा रूट छह, और ये माइनस चार से प्लस चार कट गया और हमारा रिजल्ट क्या रहा, एट बाय रूट सिक्स। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में आया होगा। देखिए वो जो है हमने वन वन और माइनस वन था सर, ठीक है। चलिए, तो उस बिंदु से आपको सेटिस्फाई करना है। हमने पहले वन वन और वन से सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सर, बहुत अच्छी स्थिति है। डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ पहले निकालना है, यानी ग्रेडियंट की बात करनी है, उस बिंदु से सेटिस्फाई करना है और उसके बाद में ए कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है। चलिए सर, वेक्टर ए आपके पास में डेल क्रॉस ए, यानी दो बार कर्ल की बात कर रहा है। ये है ना जो डेल क्रॉस ए का मतलब किससे है सर, कर्ल कर्ल वेक्टर ए, यानी ये चीज और ये चीज एक ही है, ये सेम टू सेम है सर, ठीक है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो चलिए, मैं पहले जो है यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कर्ल वेक्टर ए, इसका मतलब डेल क्रॉस ए की बात करना चाहता हूँ, जो ये वाला है सर, डेल क्रॉस ए को निकालना चाहते हैं। और डेल क्रॉस ए जब निकालेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सारणी के माध्यम से निकलेगा, आई जे के होगा। उसके बाद में डेल के लिए ध्यान दीजिए सर, डेल बेसिकली क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और उसके साथ में वेक्टर ए की बात है। तो पहले जो है डेल के,
आई और जे और के गुणांक लिखे जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति में डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। तीसरी पंक्ति में वेक्टर ए की बात करूंगा और वेक्टर ए के जो गुणांक रहेंगे हमारे एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स जेड टू वाई जेड। चलिए सर इसको हल करते हैं। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, आई, है ना ऐसा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, पहले ये तिरछा गुणा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई है, तो ये हो गया सर टू जेड। माइनस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस करते हुए टू एक्स लिखूंगा मैं। हाँ माइनस का जे, अब देखते हैं सर माइनस जे के बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में जब किया तो ये जीरो हो गया, एक्स है ही नहीं। और यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में किया तो ये जीरो हो गया सर देखो क्योंकि वो भी नहीं है आपके, प्लस के। और जब के की बात करेंगे इसको छुपाने पर एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस टू जेड और उसके बाद में ये हो गया वाई के रेस्पेक्ट में माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके दिमाग में आ गया होगा। ये तो कर्ल वेक्टर ए की बात हुई। अब अगर मैं एक कर्ल और लेता हूं, यानी कर्ल कर्ल ऑफ वेक्टर ए, या इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल क्रॉस ए। इसका मान तो हमारे पास में है सर, है ना। ये बेसिकली क्या हो गई, डेल क्रॉस, और ये जो मान रहा आपका, ये मान है टू जेड प्लस टू एक्स आई और प्लस में माइनस टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर और ये के, यानी इस प्रकार का आपका रिजल्ट है डेल क्रॉस। चलो इसको हल करते हैं। तो ये पोजीशन रहेगी सर हमारी, पहले में आई जे के, दूसरी पंक्ति में डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड रहेगा। तीसरी पंक्ति में देखिए आई का जो पड़ोसी है उसमें टू जेड प्लस टू एक्स लिखना है, जे का पड़ोसी नहीं है, के का पड़ोसी में माइनस टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। और जब मैं इसको हल करता हूं तो आई के साथ में देखिए आई को छुपाते हुए वाई के रेस्पेक्ट में जब करूंगा तो ये जीरो हो गया और जेड के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गया सर, ठीक है। माइनस जे की बात करूंगा, जे को छुपाते हुए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं इन दोनों का तिरछा, तो ये माइनस का टू एक्स हो गया सर, माइनस का निशान। और जेड के रेस्पेक्ट में बात करता हूं मैं तो ये टू के बराबर हो गया, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो एक बार जो है इसको वापस चेक करें, ये जीरो हो जाएगा और वाई के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है सर, माइनस माइनस बाहर कॉमन आकर के टू एक्स प्लस वन जे, टू एक्स प्लस वन और जे, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कहीं मिल रहा है क्या, देखो आप, माइनस कॉमन आकर माइनस में प्लस हो गया, दो कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन जे, और आपका ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है टू एक्स प्लस वन जे। तो मैं समझता हूँ कर्ल कैसे निकालना है, दो बार आपको कर्ल की प्रॉपर्टी को यूज करना था। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न जो है ना सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा है और इसका मान ज्ञात करना है, और जबकि एस गोले का एक पृष्ठ है ऐसा आपको दे दिया है, तो मुझे यहां पर ध्यान दीजिए गॉस प्रमेय की बात करनी है। अब गौर करें, ये गॉस प्रमेय क्या है, तो दिमाग में आना चाहिए कि गॉस प्रमेय जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, इसको ध्यान देना। गॉस प्रमेय क्या चीज है सर, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाली प्रमेय है। तो बेसिक रिजल्ट क्या है गॉस प्रमेय का, ये जैसे डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, वेक्टर एफ डॉट एन कैप और डीएस की बात हो रही है, और सामने की ओर जब सर्फ वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे तो ये वी लिख दिया, यानी ट्रिपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। और यहां पर डेल एफ, ठीक है, ये जो स्थिति रहेगी सर हमारी क्या रहने वाली है, डेल एफ, सॉरी डेल डॉट एफ होगा सर, डाइवर्जेंट है ये, वो नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। तो ये डेल डॉट एफ और यहां पर डीवी, ये इस प्रकार का जो है हमारा रिजल्ट रहने वाला है सर, डेल डॉट एफ डीवी। और इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी, ये आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट का दूसरा रूप क्या बनता है हमारा, इसी के लिए दूसरा रूप की बात कर रहा हूं, तो ये सरफेस इंटीग्रल, और यहां पर मैं लेता हूं एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई। समझ गया ना, ये सरफेस इंटीग्रल है। और इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में बात करता हूं तो यहां पर ये बात हो गई सर वॉल्यूम इंटीग्रल, और एक एक का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, डेल डेल एक्स ऑफ एफ वन प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ टू, डेल बाय डेल जेड ऑफ एफ थ्री, और उसके साथ में चाहे तो आप डीवी लगाएं,
चाहे तो आप dx dy dz लगाएं, है ना, dx dy dz यानी कि वह dv का ही आपका रूप है। तो सरफेस इंटीग्रल को हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमें गॉस थ्योरम का प्रयोग करना होगा, और ये गॉस थ्योरम के दूसरे रूप की बात कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल x dy dz प्लस y dz dx प्लस z dx dy बराबर किसके होगा सर, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स। F1 का मतलब क्या हुआ, x हो गया सर, ये रहा आपका F1 का रोल प्ले करने वाला x, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई F2 का रोल कौन प्ले कर रहा है सर, F2 का रोल y के द्वारा प्ले किया जा रहा है, और प्लस में डेल अपॉन डेल z, और यहां पर F3 का रोल किसके द्वारा है, F3 का रोल z के द्वारा प्ले किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ में आप dv लिख सकते हैं, जो dx dy dz का मतलब dv से होता है, और जब मैं इसको हल करता हूं तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया सर आपका 1 प्लस 1 dv हो गया। अब मुझे तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, 3v हो गया सर, क्योंकि 1 1 1 3 कांस्टेंट हो गया, और dv के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं तो वह क्या बनेगा सर, v के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो 3v, और v क्या है, v आपका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, गोले का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई ए क्यूब। कारण क्या है कि यहां पर उस गोले की त्रिज्या इसके माध्यम से ए बन रही है, तो अब ए क्यूब का मतलब आर क्यूब का मतलब ए क्यूब से हो गया, कट गया, और हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हुआ, 4 पाई ए क्यूब, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर, 4 पाई ए क्यूब, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। तो गॉस थ्योरम का आपको प्रयोग यहाँ पर करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, अचर त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, चतुष्फलक ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा। और जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो थोड़ा सा देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपने 3D की जब शुरुआत थी तो वहां पर समतल में भी किए थे, और यहाँ पर जो है गोले के लिए भी आप करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ए हमारे पास में चूंकि निर्देशीय अक्षों काटना है तो ए 0 0 की बात कर लेता हूँ, बी का अभिप्राय 0 b और 0 की बात कर लेता हूँ, और सी का अभिप्राय 0 0 सी की बात करता हूँ, ठीक है ना। और एक विशेष प्रकार की स्थिति जो हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको कहा था कि इसको आपको सीधा याद रख लेना चाहिए, ठीक है। क्या याद रखना चाहिए, उस गोले का समीकरण, उस गोले का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है, कॉमा निर्देशी अक्षों को, देखिए जो बिंदु है हमारे ए 0 0, बी 0 b 0 और सी 0 0 सी से गुजरता है। अगर ये कंडीशन आपके दिमाग में है तो ही इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो यह गोले का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में ए एक्स माइनस में बी वाई माइनस में सी जेड बराबर 0, ये आपका गोले का समीकरण होगा। बात समझ में आ गई ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या अचर है 2k है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्या, रेडियस किसके बराबर है, त्रिज्या 2k के बराबर है। चलिए त्रिज्या के फॉर्मूले की बात करते हैं, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बराबर 2k है। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करता हूं, यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स का गुणांक उसका आधा उसका वर्ग, सीधा लिख देता हूं ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 4 होगा सर, है ना, क्योंकि इसका आधा है ए बाय 2, उसका वर्ग करने पर ए स्क्वायर बाय 4 होगा सर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाना चाहूंगा, वापस लिख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर स्क्वायर करने पर 4 रहेगा सर, यहाँ पर बी स्क्वायर बट्टा 4, सी स्क्वायर बट्टा 4 कांस्टेंट नहीं है, बराबर 2k। जब मैं इसको हल करता हूं तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, हमारी पोजीशन 4 एलसीएम हो गया सर, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, और वर्क करने पर 16 हो जाएगा, ये सीधा लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर। देखिए दो काम मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पर, मैं रिपीट करता हूँ क्या इकट्ठा किया,
4 का एलसीएम लिया 4 है ना, और 4 एलसीएम लेने के बाद में उसका वर्गमूल कर दिया 2, 2 को वज्र गुणा करने पर यहाँ पर सोच लिया 4 के। क्लियर है? तो हमारी स्थिति क्या हुई? वर्गमूल का निशान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 के है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हुए वर्गमूल हटा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है सर? तो ये तो हो गया आपका स्थिति जो आपका प्रश्न दे रखा है, लेकिन मुझे चाहिए केंद्रक का बिंदु पथ। तो प्रश्न आपका नोट सर लंबा है ना? जिसमें तो एक स्थिति हम लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई की है, 4 बिंदुओं से जाने वाला गोला, ठीक है? और इसको जो है आपको सीधा याद रखना चाहिए सर। ये कई जगह पर जो है आपका ये काम आने वाला परिणाम है। चलो आगे बढ़ता हूँ। चतुष्फलक के केंद्र की बात करता हूँ, है ना? चतुष्फलक OABC का केंद्र, केंद्रक सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, और मान लिया इसको मैं ऐसा कहता हूँ अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। तो दिमाग में क्या आया? चारों एक्स कोऑर्डिनेट जुड़ेंगे सर। चारों में देखो, एक ए के लिए ए हुआ, फिर यहाँ पर 0 हुआ, 0 हुआ, और ओ का भी 0 हुआ। तो कुल मिलाकर के ये होगा A/4, B/4, C/4। तुलना करने पर ए का मान 4 अल्फा, बी का मान 4 बीटा और सी का मान हो गया 4 गामा। इनको रखना है इक्वेशन 1 में रखना, ठीक है ना? और जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे आप, तो ये पोजीशन होगी 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 16 गामा स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर। ये 16 जो है कॉमन आकर के सभी में कट जाएगा, और हम बात करेंगे अल्फा, बीटा, गामा का बिंदु पथ। और इसका मतलब क्या हुआ सर? अल्फा को हटा करके एक्स लिखना, तो एक्स स्क्वायर, बीटा को हटा के वाई लिखना और गामा को हटाकर जेड लिखना, बराबर में के स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न लंबा था, लेकिन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोले के उस अनवालोपी शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष बिंदु ये है। ध्यान दीजिए, ये जो बात हो रही है अनवालोपी शंकु का मतलब क्या है? सर बेसिकली अनवालोपी शंकु यानी कोई भी एक तल है, और यहां पर अगर तल आपको दे दिया है गोला, अनवालोपी शंकु का मतलब होता है एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, है ना, जो उस तल को स्पर्श करे, ऐसी रेखाओं के द्वारा जनित होने वाला आपका पृष्ठ है। और बेसिकली अगर ये पृष्ठ है, आप एक थोड़ी कल्पना करें, जैसे मैंने हाथ के अंदर मुट्ठी बंद कर दी, ऐसा है ना, एक गोला, एक रेखा यहां से इधर भी जा रही है, एक इसके ऊपर भी जा रही है, एक राइट में जा रही है, यानी इसके चारों ओर घूम रही है सर वो रेखा। तो यहाँ तो एक बिंदु फिक्स है सामने वाला, लेकिन वो रेखा इस प्रकार से, है ना, यहां से वो एक बिंदु पर आप फोकस हो रही है। तो इस बिंदु से लेकर के इसके बीच में जो शंकु बन रहा है, वो आपका क्या हो रहा है? अनवालोपी शंकु बन रहा है। और बेसिकली अगर आप इसको देखते हैं, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जैसे अपन 2D की अगर बात करते हैं, तो ये बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्पर्श बिंदु तल की बात हो रही है। समझ गया ना? तो यहाँ 3D के अंदर आपकी बात हो रही है स्पर्श बिंदु तल, और अनवालोपी शंकु का जो समीकरण होगा, अनवालोपी शंकु का समीकरण S/S1 बराबर टी स्क्वायर से दिया जाएगा। चलिए, एस का मतलब यहाँ पर गोले का समीकरण रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। S1 यानी संतुष्ट करवाना है 1 1 1 से, 1 1 1 प्लस 2 माइनस 2 बराबर कितना होगा सर? ये 2 2 कट गया, ये 1 के बराबर हो गया। और टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करता हूं, तो जैसे वहां हम करते हैं एक्स एक्स वन, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर? एक्स एक्स वन अल्फा एक्स, या एक्स एक्स वन में ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन, ठीक है ना? उसके बाद में प्लस में यहाँ पर यू एक्स प्लस एक्स वन प्लस वी वाई प्लस वाई वन प्लस डब्ल्यू जेड प्लस जेड वन इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन प्लस जी एक्स प्लस जेड प्लस जेड वन प्लस डी, है ना? ये जो है आपका टी का मान है। तो चलिए, एस का मान डायरेक्ट है, एस वन का मान निकल गया। अब इसमें वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो एक्स एक्स वन का मान कितना है? एक्स वन वही है सर, बिंदु वन, वाई बिंदु है वन, जेड बिंदु है वन, यू एक्स के गुणांक का आधा प्लस में वन,
x प्लस 1, v का मान -1, y प्लस 1, w का मान नहीं है, खेल खत्म हो गया और -2 ये रिजल्ट रहा। तो देखते हैं सॉल्व करने पर, ये x और ये x जुड़ जाएगा, ये हो गया सर 2x। y और y जो है आपके कट गए हैं सर, खेल खत्म हो गया, प्लस में केवल z बच रहा है। नंबरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं तो 1, -1 कटते हुए -2। अब चलिए मैं यूज करना चाहता हूं एस एस वन बराबर टी स्क्वायर की स्थिति। तो गौर करो, अपने प्रश्न का आंसर जो अनवलोपी शंकु हो गया एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। एस का अभिप्राय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y-2 S1 1 हो गया, और t का अभिप्राय है 2x प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट में 1 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y-2, सामने जब स्क्वायर कर रहे हैं 3 पदों का, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, दो के गुणा उसका दुगुना, यानी इस कॉन्सेप्ट को यूज करने पर परिणाम रहा आपका 4x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4, दो का गुणा उसका दुगुना करने पर प्लस में 4x जेड माइनस में 8x माइनस में 4 जेड। ठीक है जी, ये दो का गुणा उसका दुगुना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपने प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर उधर जाके घटेगा तो 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर उधर जाके घट रहा है तो -y स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ से कट गया सर दोनों पक्षों में, है ना, जेड स्क्वायर खेल खत्म हो गया। अब एक्स वाई का पद नहीं है मेरे पास में, ठीक है, वाई जेड जेड एक्स का पद मेरे पास में है, उसको मैं लिखूंगा प्लस में 4x जेड या 4 जेड एक्स के रूप में। एक्स का पद दो उधर जाने पर माइनस का 10x के रूप में आ गया, वाई का पद उधर जाने पर प्लस का 2y के रूप में आएगा, जेड का पद इधर नहीं है, माइनस का 4 जेड हो गया और कांस्टेंट के रूप में -2 उधर जाने पर प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहा फाइनली। देखते हैं सर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x जेड माइनस 10x प्लस 2y माइनस 4 जेड प्लस 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो भाई देखो, ये जो है एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, जब भी अनवालोपी शंकु की बात करेगा हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा। एक कण पर क्रियाशील दो बलों पी और क्यू के मध्य कोण अल्फा है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न, एक कण पर दो बल क्रियाशील हैं पी और क्यू, और इनके मध्य का यह कोण अल्फा है। अब प्रश्न कह रहा है इन बलों का परिणामी पी के साथ बीटा कोण बनाता है, जो रिजल्टेंट है ये कोण क्या बना रहा है, बीटा कोण बनाता है। तो पी और क्यू का अनुपात कितना है। चलिए सर, मुझे पी और क्यू को ज्ञात करना है सर। ठीक है, रिजोल्व कर लेना है। सबसे पहले जो है पी किस प्रकार की बात करने वाले हैं सर, पी और क्यू के अंदर देखो, आर के पदों में पी को निकालो, आर के पदों में हम क्यू को निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा पूरा कोण अगर अल्फा है तो बताइए ये ऊपर वाला कोण क्या होगा, ये ऊपर वाला कोण अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। चलो अगर मैं पी को निकालना चाहता हूं, यानी आर के वियोजन की बात कर रहे हैं, आर का वियोजन क्या होगा पी के लिए, आर, ठीक है, साइन, भाई उधर की ओर देखना, ऊपर वाला आर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, ये होगा सर। और क्यू के बारे में अगर बात करता हूं तो हमारी स्थिति क्या रहेगी सर, आर साइन बीटा। समझ गए ना भाई, ये चीज जो होती है हमारी, ये उल्टा क्रम हुआ करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप। ठीक है ना, उल्टे क्रम का मतलब क्या, अगर पी को देखूंगा तो सामने वाला कोण अल्फा माइनस बीटा लिखा जाएगा। ठीक है, और क्यू की बात करूंगा तो उसके सामने वाला कोण बीटा की बात करूंगा, अपॉन में कौन हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। और जब मैं यहां से पी अनुपात क्यू को निकालने की बात कर रहा हूं, और कीजिए आप, पी अनुपात क्यू अगर निकालते हैं तो पी का मान हो गया सर आर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा अनुपात क्यू का मान आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा कट जाएगा सर, दोनों में आर आर कट गया, तो कुल मिलाकर के परिणाम क्या रहा, साइन अल्फा माइनस बीटा अनुपात साइन बीटा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, तीन बल पी क्यू आर एक त्रिभुज की भुजाओं बीसी सी और ए बी के अनुदिश क्रियाशील क्रमवार क्रियाशील है। बलों के परिणामी का क्रिया बिंदु परिकेंद्र क्यू से ओ से गुजरता है। तो देखिए सर, ये बहुत प्यारी सी स्थिति है, और यहाँ पर परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र,
ठीक है ना? और केंद्रक सभी के लिए प्रश्न आपके बनते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है 3 बल हैं, त्रिभुज की भुजाओं बीसी, एसी और एबी के अनुदिश क्रियाशील हैं और इनका परिणामी का क्रिया बिंदु O, जो कि क्या कह रहा है आपका, ये परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, से गुजरने की बात कर रहा है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना सर, मुझे इस O के सापेक्ष आघूर्णों का योग 0 के बराबर करना है। ठीक है ना? O के सापेक्ष आघूर्णों का योग 0 करना है। और जब आघूर्ण की बात करते हैं सर, तो देखिए ये बल P और P की लंबवत दूरी से है, तो ये आपकी लंबवत दूरी है P गुणा OX। इसी प्रकार से बल Q की बात करूंगा, और अगर लंबवत दूरी की बात कर रहा हूं, ये इस प्रकार से, इसको मैं Y कह देता हूं, OY। और R के साथ में हम लंबवत दूरी की बात कर लेते हैं इस प्रकार से, ये अगर लंबवत दूरी है और इसको Z लिख देता हूं, तो ये R गुणा OZ की बात हो रही है। ठीक है ना? आर गुणा ओ जेड बराबर 0। मुझे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के मान ज्ञात करना है। और आपकी जानकारी में होगा सर, अगर ये परिकेंद्र है और अगर मैं इसको ऐसा मिला लेता हूं, ठीक है, तब आपके दिमाग में हो कि ये कोण अगर ए है तो केंद्र पर बनने वाला कोण ये पूरा का पूरा 2a होगा। अगर ये 2a है तो ये वाला कोण आपका क्या होगा, a होगा। और ये आपकी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मैं बात करूंगा त्रिभुज ओ बी एक्स के बारे में बात करूंगा, देखिए इस प्रकार का हमारा त्रिभुज बन रहा है। ये O है, ये X है, ये B है, ये आपकी त्रिज्या R के बराबर होगी, परिगत वृत्त की त्रिज्या। और मुझे OX को ज्ञात करना है, और ये कोण आपका A है। A के सामने वाली भुजा लंब है, ठीक है? ये वाली आपकी आधार है और कर्ण मुझे दे रखा है। तो आपके दिमाग में क्या है? लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। ठीक है ना? भाई ये भी गलत है। भाई आधार दिया ना आपको, आधार बटा कर्ण की बात करनी है, लंब बटा आधार नहीं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो बेस का मतलब ओ एक्स हो गया, कर्ण आपका आर हो गया, बराबर कॉस थीटा का मतलब ए हो गया। तो ओ एक्स बराबर क्या हो गया, आर कॉस ए हो गया। तो मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं, तो पी, अच्छा एक बात और ध्यान देना सर, इसको मैं आर कॉस ए कर लेता हूं, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर तो प्रश्न ने मुझे दे दिया है सर, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये सारे के सारे जो आर हमारे द्वारा लिखे जा रहे हैं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्मॉल आर में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यानी ये आर जो कैपिटल लिखा था, ये स्मॉल आर मैंने कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल आर आपका प्रश्न का सिंबल है। और इसी क्रम में ये जो कर्ण है, इस आर को भी हम स्मॉल आर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आने वाला परिणाम भी हमारा यहाँ पर स्मॉल आर के रूप में आएगा। ठीक है, स्मॉल आर, और यहाँ पर ओ एक्स बराबर स्मॉल आर कॉस ए हो गया। ठीक है, तो चलिए स्मॉल आर कॉस ए प्लस क्यू स्मॉल आर कॉस बी, इसी क्रम में आर स्मॉल आर कॉस सी बराबर 0। स्मॉल आर सभी स्थानों पर है, कॉमन आ गया, कट गया, और हमारा रिजल्ट क्या रहा, पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी। ऐसे जो है आपके 3 परिणाम है, सॉरी 4 परिणाम है, जिसमें से एक ये है, इसके अलावा 3 परिणाम और हैं। ठीक है, तो उनको जो है आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षैतिज में स्थित 2 बिंदु हैं A और B, उनके मध्य दूरी C है। देखिए 2 बिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, क्षैतिज में है, A और B ऐसे बिंदु हैं और उनके मध्य की जो दूरी है, लंबाई है, वो C के बराबर है। 2 हल्की डोरियां AC और BC की लंबाई B और A है। देखो एक डोरी है AC, है ना, और दूसरी डोरी जो है आपकी है BC। क्लियर है? AC की लंबाई स्मॉल b प्रश्न देता है और BC की लंबाई स्मॉल a देता है। एक भार W पर लटकाया जाता है, और कीजिए, एक भार सॉरी एक भार C पर लटकाया जाता है, भार W जो है C पर लटका दिया। प्रश्न कह रहा है डोरियों में तनाव का अनुपात क्या है। ये पहली डोरी का तनाव T1 है और दूसरी डोरी का तनाव आपका T2 है। तो मुझे कुछ नहीं करना है सर। भाई आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि अगर मैं यहां से एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये कोण अगर A है तो ये कोण भी क्या होगा, A हो जाएगा। और अगर ये कोण आपका B है तो ये कोण भी क्या होगा, B होगा। मैं यहाँ पर लामी प्रमेय की बात करना चाहता हूँ। लामी प्रमेय कहती है अगर 3 बल संतुलन स्थिति में है
तो बल और उसके सामने वाली कोण की ज्या का अनुपात वो सदैव नियत रहता है। ये आपकी लामी प्रमेय है। तो जब बल की बात कर रहा हूं, तनाव T1 की बात कर रहा हूं, उसके सामने वाला कोण, उसकी ज्या साइन 90 प्लस बी बराबर T2 और सामने वाले की ज्या साइन 90 प्लस ए। और पता लगा 90 प्लस बी या 90 प्लस ए दूसरा चरण है। 90 कारण साइन कॉस में बदल गया है और ये परिणाम रहा T1 अपॉन ये रहा सर कॉस बी बराबर T2 अपॉन कॉस ए। जब मैं चाहता हूं T1 और T2 का अनुपात, ये अनुपात क्या रहने वाला है सर? कॉस बी अनुपात कॉस ए रहने वाला है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना चाहता हूं और कॉस के फॉर्मूलों को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है ना? T1 अनुपात T2। जब बी के बारे में बात करूंगा, देखिए कॉस बी के लिए बी नेगेटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा सर? 2 AC हो जाएगा। ठीक है ना? रेशियो। और यहां पर कॉस ए की बात करूंगा तो कॉस ए के लिए ध्यान दो, हमारी स्थिति क्या रहने वाली? ए नेगेटिव हो जाएगा सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2BC हो गया। ठीक है सर? मैं इसको हल करता हूं। देखो 2 से 2 आपका कट जाएगा, दोनों पक्षों में बटे में CC कट जाएगा। अब ए और बी आपका लसअप हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये डोरियों में तनाव का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? लामी प्रमेय का हमें इसमें प्रयोग करना था। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया एक कण h ऊंचाई तक पहुंचने में T1 समय लेता है। देखिए h ऊंचाई पर जब पहुंचता है और उसके द्वारा समय कितना लिया गया? T1। मान लेते हैं, देखो ये आपका, ठीक है, h ऊंचाई की बात हमारा प्रश्न करता है। यहां से u वेग से प्रक्षेपित किया गया और h ऊंचाई पर यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसमें हम T1 समय लेने की बात प्रश्न आपका कर रहा है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के v बराबर u माइनस GT गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हो रहा है। तो t का मतलब यहां पर, चलो इसको मैं रख देता हूं, v का अभिप्राय 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया माइनस ऑफ GT1। तो यहां से T1 का मतलब क्या हो गया सर? T1 का मतलब u अपॉन g। इक्वेशन नंबर 1 बन गई सर। ठीक है। अब वो कह रहा है पुनः धरातल पर आने में T2 समय भी लगता है उसको। इसका मतलब क्या है सर? कुल उड्डयन काल आपका क्या है? ठीक है भाई, जाना और आना, इसका मतलब यहां पर ये हो रहा है सर, उड्डयन काल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वह 2u बाय जी के बराबर होता है और इसमें T1 प्लस T2 बराबर 2u बाय जी हो गया सर आपका। कोई कंफ्यूजन है? तो T1 प्लस T2 का मान आपके पास में है। अब मैं क्या करने वाला हूं सर? यहां से हम लोग क्या चाहिए अपने को? ऊंचाई h का मान चाहिए सर। तो गति के समीकरण की बात करने वाला हूं और गति का समीकरण h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर की बात कर रहा है। तो h ऊंचाई है, इनिशियल वेलोसिटी u है, समय है T1 माइनस 1/2 g। और यहां पर क्या हो रहा है सर? T1 स्क्वायर की बात हो रही है, ऐसे है ना सर? h u T1 माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपकी बनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 से चूंकि u हमारे द्वारा माना गया था इनिशियल वेलोसिटी, उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से u के मान की बात हम करेंगे और जैसे ही मान रखते हैं तो u का मान देखो क्या स्थिति आ रही है, 1/2 g T1 प्लस T2, ये u का मान हो गया और ये T1 हो गया, माइनस में 1/2 g T1 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है सर? यानी हमने भाई u हमारे द्वारा माना गया था तो u को हटा भी दिया हमने। ये पोजीशन रही हमारी h बराबर 1/2 g T1 T2 प्लस 1/2 g T1 स्क्वायर, देखो गुणा कर दिया है ना? T1 का गुणा T1 से होने पर T1 स्क्वायर, T1 का T2 से गुणा होने पर T1 T2 माइनस में 1/2 g T1 स्क्वायर। यहाँ पर जो है क्रम आगे पीछे हो गया, इसको ध्यान देना है ना? T1 का T2 से गुणा पहले लिख दिया मैंने और T1 का T1 से गुणा T1 स्क्वायर, है ना? वो हमारा क्रम बदल गया, उससे फर्क नहीं पड़ा। ऐसा मत करना कि सर पहले T1 T2 आना चाहिए या T1 स्क्वायर आना चाहिए, तो वो देख लीजिए। ये आपका कट जाएगा और ये कटने पर h का मान क्या हो गया सर?
1/2g t1 t2। ठीक है जी, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, यू वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या है? समझ गया ना? इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, है ना? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए y बराबर क्या है, x tan अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये सीधा सीधा जो है आपका रिलेशन है, जो कि आप दे पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सर? तो चलिए, हमारे जो है डायरेक्ट अप्रोच थी, सीधा आपको समीकरण या पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, एक कण यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज धरातल पर इसकी परास महत्तम ऊंचाई की दुगुनी है, क्षैतिज परास कितनी है? ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि परास जो है महत्तम ऊंचाई की कितनी गुनी है, दुगुनी है। ये प्रश्न कह रहा है परास बराबर दुगुनी है महत्तम ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं परास का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन टू एल्फा अपॉन जी परास का फॉर्मूला है। महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या है, टू के बाद में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g, ये आपका इसका फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो यहां पर 2 से 2 आप काट लेते हैं, g से ये g कट गया आपका, यू स्क्वायर से यह यू स्क्वायर काट लेते हैं। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा से ये कट गया सर आपका। तो पोजीशन क्या बनने वाली सर हमारी, इसको मैं भाग ले दे देता हूं, तो 2 बराबर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर में क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया। ठीक है, अब मेरा प्रश्न कहता है कि परास कितनी है, ये आपका प्रश्न कह रहा है। क्षैतिज परास को ज्ञात करना है, और क्षैतिज परास का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। मुझे साइन टू अल्फा को कन्वर्ट करना है सर, बदलना है, और मेरे पास में टेन का मान है, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं सर? यू स्क्वायर साइन टू अल्फा का फॉर्मूला 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का रूप है, बटे में जी है। चलिए मान लगा देते हैं, यू स्क्वायर 2 टेन अल्फा का मान हो गया 2 अपॉन में जी रहा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या रिजल्ट रहा सर, 4 यू स्क्वायर अपॉन 5 जी। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 4 यू स्क्वायर अपॉन 5 जी, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। ठीक है ना? तो प्रश्न ने कहा महत्तम इसकी जो परास है वह महत्तम ऊंचाई की कैसी है, दुगुनी है। अब इसको ध्यान देना सर, है ना? जो आपने टेस्ट सीरीज के रूप में टेस्ट दिया होगा, तो उसमें आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में आ रहा होगा, और मैंने जो आंसर की दी उसमें ऑप्शन सी के रूप में उत्तर दिया। वहां पर देखिए एक मुझसे क्या गलती हुई, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, कि जो टेस्ट सीरीज में यहाँ प्रश्न है उसमें दुगुनी के स्थान पर चौगुनी लिख दिया गया था। ठीक है, और अगर आप चौगुनी के हिसाब से करते हैं तो इनमें से कोई नहीं इस प्रकार का उत्तर होगा, और अगर मूल प्रश्न दुगुनी की बात करते हैं तो अपना उत्तर 4u² / 5z होगा। आपका प्रोसेस जो है हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रही गोली लकड़ी के एक पट्टे में घुसती है, जिसमें वह 9 सेंटीमीटर घुसकर विराम अवस्था में आ जाती है। ध्यान दीजिए, हमारे पास में इस प्रकार का प्रश्न है, ये लकड़ी का एक पट्टा है, यहाँ से एक बुलेट आई और अंदर आकर के यहाँ धस गई, और ये जो धसी है ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये आपका प्रश्न कह रहा है 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 9 सेंटीमीटर के बाद में रुक गई है। इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी है? यहाँ पर 200 के बराबर में है, एस भी आपके पास में आ गया, और फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है, 0 के बराबर है। तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन ज्ञात करना चाहूंगा, और बेसिकली एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा, जिसको आप मंदन कह सकते हैं, रिटार्डेशन। तीसरे समीकरण की बात मुझे करनी चाहिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस की बात करना है। तो v का मतलब 0 हो गया, यू स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस 2 एफ ज्ञात करना है, और एस का मतलब 9 है। तो चलिए एफ का मान क्या हो रहा है, माइनस का 40,000, है ना, इसका स्क्वायर बटे में 18। अभी मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूं सर, कैलकुलेशन फिर लास्ट के अंदर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मंदन आ गया। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, इसी वेग से अगर वो गोली चले तो 5 सेंटीमीटर मोटे पत्ते में
दागी जाए और प्रतिरोध समान है तो कितने वेग से वह गोली बाहर आएगी। तो आप देखो, अगर वो 9 सेंटीमीटर के बाद में और अगर ये पट्टा अगर आपका 5 सेंटीमीटर का होता, तो नो डाउट सर गोली यहाँ से जाती और इसको पार करके बाहर आती। तो वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? और इनिशियल वेलोसिटी यू आपके पास में वही है सर, 200 है और यहाँ पर मंदन जो है माइनस का 40,000 बटा 18 के बराबर है। तो चलिए, यहाँ पर फिर से वही गति के तीसरे समीकरण की बात करते हुए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fs की बात करूंगा। v मुझे ज्ञात करना है, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 200 का स्क्वायर, ये आपका है ना 40,000 हो गया, प्लस में 2, f का मान माइनस का 40,000 बटे में 18 और s का मान कितना है 5 के बराबर है। चलिए इस कैलकुलेशन को करना है सर मुझे और अपने प्रश्न का आंसर देना है। अब आप थोड़ा-सा विचार करें, भाई देखो दिमाग लगाना सर, और दिमाग क्या लगाना है हमको? इसको काट लूँ क्या सर कुछ? या काटेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं? देखो ये 18 का 40,000 से गुणा है, ध्यान दीजिए। ये कितना है सर? 40,000 का 18 से गुणा है और ये 40,000 का 10 से गुणा है, ठीक है ना? मैं यहाँ गुणा नहीं कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको आगे की ओर हल करता हूँ, तो देखिए 18 तो है ये डिवीजन में और एक जगह 18 40,000 कॉमन कर दूँगा, तो 18 माइनस 10 यानी 8 हो जाएगा सर। ये हो रहा है 8 गुणा 40,000 हो रहा है। ठीक है सर, 8 गुणा 40,000 हो गया। अब देखते हैं 2 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूँ 9 बार और 4 बार, बस इतना कर लेता हूँ। v जो इसका स्क्वायर रूट करूँगा, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 200 और 9 का हो गया 3। तो कुल मिलाकर के 400 बट्टा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गति के समीकरण हमको 2 बार यूज़ करने पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैत समस्या में द्वैती चरों की यथार्थ संख्या किसके बराबर होती है? देखिए, जो द्वैती चरों की संख्या हमेशा आद्य प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है। मैं इसको और समझाने का भी प्रयास करता हूं। जैसे मान लिया आपकी जो है एलपीपी है ना, जेड, और ये आपकी प्राइमरी है, प्रिमल जो है आपके पास में समस्या है। मान लेते हैं समस्या इस प्रकार से आ गई है ना, 3x1 मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा हूं मैं, 3x1 प्लस 4x2 ये आपके पास में हो गया। कंडीशन मैंने दे दी सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है, 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, और यहां पर बात कर रहा हूं मैं x1 प्लस या 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू 10 और x1 x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपकी मूल आपकी समस्या थी। अब मुझे बताइए इसकी द्वैती समस्या क्या होगी सर? जब आप इसकी द्वैती समस्या की बात करते हैं, तो मैं इसके अंदर कर देता हूं मिनिमाइज, जेड डी कर देता हूं, और यहाँ पर जो द्वैती समस्या होती है सर, वो यहाँ से आती है सर। 5, 4 और जो 10 लिखा है ना, इसके माध्यम से। तो मुझे देखिए सर, यहाँ पर जो शर्तें हैं, जो प्रतिबंध है, वो 3 है और इन 3 प्रतिबंधों के रेस्पेक्ट में मुझे 3 चरों को मानना पड़ेगा। और जब 3 चर मानूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा 5W1, 4W2 प्लस 10W3। ये ध्यान देना, भाई 3 प्रतिबंध होने के कारण इसके साथ में W1, W2, W3 लगाते हुए मिनिमाइज ZD हो गया द्वितीय समय। और कंडीशन क्या हो जाएगी सब्जेक्ट टू। अब कंडीशन में ये वाली कंडीशन रहने वाली है, जहां x1 को W1 में एड्रेस करते हैं, तो ये हो रहा है सर W1 प्लस 2 W2 प्लस 3 W3, है ना, और लेस देन इक्वल टू ये वाला 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरे में 2W1 माइनस W2 प्लस 4 W3 इज लेस देन इक्वल टू 4 और W1 W2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जितने प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों के हिसाब से आपके द्वारा चर W1 W2 W3 माने गए हैं। तो इसका मतलब द्वैती चरों की जो संख्या रहेगी, वह निश्चित रूप से आद्य प्रतिबंधों के संख्या के बराबर होगी। ये विशेष ध्यान रखना, है ना। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए समीकरण निकाय है, एक्स वाई जेड के पद हैं, अधिकतम आधारी हल की बात करना है, यानी मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशन। और चूंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल आपके पास में है, तो अधिकतम आधारी हल आपके कितने रहने वाले हैं? 3 रहने वाले हैं, जिसको आपने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के रूप में पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम, ठीक है, आधारी हल की बात है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें। चलिए, निम्न में से किस विधि द्वारा परिवहन समस्या का हल नहीं किया जाता है?
ध्यान दीजिए, परिवहन समस्या को हल करने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये परिवहन समस्या को हल करने के लिए काम में आता है। हाँ, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री रूल, ये भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लोएस्ट कॉस्ट जहां होती है वहां एंट्री आप करते हैं। वोगल, है ना, अप्रोक्सीमेशन रूल की बात करते हैं, ये भी आपका होता है और आपके दिमाग में आना चाहिए कि वोगल के द्वारा जो आंसर आता है वो सबसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया जाता है वोगल वाले मेथड से। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हुआ सर? हंगेरियन रूल। इसके द्वारा आप परिवहन समस्या को हल नहीं करते हैं। इस हंगेरियन रूल के द्वारा आप किसको हल करते हैं सर? आप नियतन समस्या को हल करते हैं। ठीक है ना? परिवहन समस्या आपकी हल नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। नियतन समस्या यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हंगेरियन मेथड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एम गुणा एन परिवहन समस्या का सुसंगत हल, आधारित सुसंगत हल कब होगा? जब धनात्मक नियतन कोष्टिकाओं की संख्या किसके बराबर है? एम प्लस एन माइनस वन। तो ये दो तीन चीजें यही है सर। ठीक है ना, कि भाई आपका जो है आधारित सुसंगत हल होने के लिए जो भरी गई कोष्टिकाएं हैं जो धनात्मक रूप से होनी चाहिए वो m प्लस एन माइनस वन होगा। कभी जो है आपका अपभ्रष्टता की बात आ जाती है, कभी अनभ्रष्टता की बात आ जाती है, कहीं ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं, कहीं लेस देन की बात करते हैं। चीज घूम फिर करके वही चीज आ रही है सर, है ना। ये 3 से 4 स्टेटमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। गॉस के अग्र अंतर्वेशन सूत्र और पश्च अंतर्वेशन सूत्र, ठीक है ना, का औसत लेने पर क्या प्राप्त होता है? भाई गॉस के जो है आपके इंटरपोलेशन जो फॉर्मूले हैं दो, है ना, उन दोनों फॉर्मूलों का अगर मैं औसत लेता हूं तो क्या होगा सर? स्टर्लिंग का अंतर्वेशन सूत्र हमको स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न जब एनए में से आएंगे तो सीधे सीधे डायरेक्ट अप्रोच के प्रश्न बनेंगे। हमारा प्रश्न है, भाई यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है सर एक क्वेश्चन जो है मिस हो गया सर। ठीक है ना, क्योंकि 128 के बाद में सीधा सीधा 129 नंबर का प्रश्न नहीं आया है सर। तो एक काम करता हूं, जो आपके पेपर में प्रश्न था मैं उसको एक बार लिख देता हूं। ठीक है ना, उसके बाद जो है मैं इसको ले लेता हूं, ताकि क्या है अपने पीडीएफ में जो आपके पेपर में प्रश्न था सर मैं उसको, चलिए सर, तो ये अपने फाइल के अंदर वापस जो है लगा दिया सर। आपका 129वां प्रश्न जो मिस हो गया था, सिम्पसन वन थर्ड नियम से 0 to 16 वाई डीएक्स का मान आपका क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान देना सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या है, पहले उसके फॉर्मूले की बात करनी है मुझे और इसको ध्यान देना। तो हमारी स्थिति क्या रहने वाली सर उसको गौर करें। सिम्पसन वन थर्ड रूल के बारे में अब ध्यान दीजिए। सिम्पसन 1/3 नियम हमारा क्या है वो गौर कीजिए। इंटीग्रेशन में यहां पर होता है सर y0 से yn, ठीक है ना, और यहां पर y dx की बात कर लेते हैं। ये किसके बराबर होता है? वन थर्ड रूल है, h/3 होता है। और यहां पर पहले में y0 प्लस yn होता है। फिर दूसरे में देखिए, यहां पर जब दूसरे की बात की जाती है सर आपके लिए, तो यहां पर मतलब सम संख्याओं वाले पद, है ना, y2 y4 y6 ऐसे पद आपके आते हैं। और कहां तक आएंगे? yn-2 तक आपके पद आने वाले हैं। और उसके बाद में सीधा 4 का गुणा होता है। और 4 के गुणा के बाद में जो पद बच गए, जैसे y1 बच गया, y2 आ गया, y3 बच गया, y4 आ गया, फिर y5 बच गया, यानी ये वाले सारे पद yn-1 तक इस प्रकार से आते हैं। ये हमारा सिम्पसन का वन थर्ड नियम कहता है। ठीक है, अब यहां इस प्रश्न की अगर बात करता हूं तो देखिए y के मान, ये y0 y1 y2 मैं इस प्रश्न के लिए अप्लाई कर रहा हूं, y3 y4 y5 y6 y7 और y8 की बात कर रहा हूं। तो चलिए सर देखते हैं हम लोग। यहां जब इस प्रश्न के बारे में बात करना है तो मुझे h/3 और बताइए हाइट क्या है, h क्या है, तो पता लगा। अच्छा, यहाँ 0 से 16, ये देखिए सर 0 से 16 जो लिमिट है अब उसका डिस्कस आपको नहीं करना है, क्योंकि एंड 0 पर हो रहा है और इनिशियल वैल्यू आपका जो है वो 0 है। ठीक है ना, वो 0 से 16 ऑटोमेटिक आपको दिया हुआ है टेबल के माध्यम से। y0 से y8 में मुझे इस फॉर्मूले को क्या करना है? एडॉप्ट करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अच्छा, h क्या है सर? यहाँ पर h जो है इनका गैप है 0 और 2 का, 2 और 4 का, 4 और 6 का। तो यहां पर जो है इस प्रश्न में h का मान 2 दिया हुआ है। तो चलिए मैं अप्लाई करता हूं। h का मान हो गया 2/3,
वाई जीरो प्लस वाई एन। तो वाई जीरो का मतलब हो गया आपका, चलो इसको लिख लेते हैं, वाई जीरो का अभिप्राय जीरो, और वाई एन का मतलब यहाँ पर वाई 8 से है सर, है ना? मैं इसको एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को वापस रीराइट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? ध्यान दीजिए, h बटा 3 है, यहाँ पर वाई जीरो और वाई 8 की बात मुझे करनी है, 2 का गुणा करते हुए वाई 2, वाई 4 और वाई 6 की बात करनी है, और उसके बाद में 4 का गुणा करते हुए जो बच गए हैं विषम, वाई 1, वाई 3, वाई 5, वाई 7 की बात करनी है। तो ये सिम्पसन का वन थर्ड रूल जो मैंने यहाँ पर वाई जीरो से वाई 8 के लिए अप्लाई कर दिया, अब इसको लगा देते हैं। एच का मान 2 है, तो 2 बटा 3 लेना। वाई जीरो, जीरो प्लस वाई 8 3 हो गया, तो वाई 2 का मान 7, वाई 4 का मान 12 और वाई 6 का मान 14, प्लस में 4, वाई 1 का मान 4, वाई 3 का मान 9, वाई 5 का मान 15 और वाई 7 का मान 8। कोई दिक्कत है? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 बटा 3, ये हो गया 3, यहाँ पर जोड़ना है सर, है ना? 12 और 14, 26, 26 और 7, 33 का 2 से गुणा, 66। इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। 15 और 9, 24, 24 और 8, 32 और 4, 36 का 4 से गुणा, 144। सॉल्व करने पर 2 बटा 3, 3 और 6 9 और 4 13 हासिल 1, 5 और 6 11 हासिल 1, 213। और जब मैं इसको काटूंगा सर, 3 के पहाड़े से, तीनों 7 21, 3 एकम 3, और इसको गुणा करने पर 142। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी बेसिकली आपका सिम्पसन वन थर्ड रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल के फॉर्मूले पूछने वाले हैं, लेकिन हो सकता है छोटे स्तर पर उनकी एप्लीकेशन भी हम लोगों को पूछ ली जाए। ये सिम्पसन 1/3 रूल के लिए ऊपर आपका प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अग्रांतर संकारक संकारक क्या है? गौर कीजिए, हम बात करने वाले हैं डेल एफ ए। ध्यान दो, ये डेल एफ ए क्या चीज है सर? ठीक है, अग्रांतर है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, और जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के बराबर करेगा सर। ये ध्यान देना, डेल एफ ए यानी जब एक बार आप आगे बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से लिखना चाहिए मुझे, अग्रांतर इसके लिए, है ना? तो डेल एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की बात हो गई। ठीक है, अब मेरा जो प्रश्न कह रहा है वो है डेल स्क्वायर एफ ए का मतलब क्या हुआ? डेल ऑफ डेल एफ ए, और आपके दिमाग में आएगा डेल, डेल एफ ए कितना है? डेल एफ ए का मतलब हो गया सर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है सर, तो चलिए सर, तो अब आगे की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो इसका रिजल्ट क्या हुआ सर? डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। तो आगे की तरफ बढ़े, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एफ क्या होगा? ए प्लस टू एच माइनस ऑफ एफ ए प्लस एच, यानी इसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया सर, इसको ध्यान देना, माइनस का निशान। और इसमें आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? ये एफ ऑफ ए से आगे बढ़ते हुए ए प्लस एच माइनस एफ ए। चलिए जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो देखो, एफ ऑफ ए प्लस टू एच तो रहने वाला हमारा, ये माइनस का एफ ए प्लस एच और ये माइनस का एफ ए प्लस एच, यानी कितना हो गया? माइनस का 2 एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस माइनस प्लस करते हुए प्लस एफ ए। तो आपका रिजल्ट रहा एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस 2 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। तो चलिए सर, ये हम लोगों ने 130 तक के प्रश्न कर लिए हैं सर इस प्रश्न पत्र के, और 130 से लेकर के 131 से लेकर के 150 के जो 20 प्रश्न थे वो आपके टीचिंग मेथड्स पर आधारित प्रश्न है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा समझने की और समझाने की कोई गुंजाइश हमारी नहीं है। तो उन प्रश्नों को जो आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी गई है, उन आंसर की के माध्यम से आप उसको देख लेना। ठीक है, तो ये जो कुल मिलाकर के तीसरा पार्ट हमारा रहा, जो भावेश मैथ्स ऐप के ऊपर जो आपको प्रश्न पत्र दिया गया था और जो आप लोगों ने कर लिया था, अपने आंसर की से मिलान कर लिया था, आपने जो है कमेंट्स भी कर लिए थे कि भाई हमारे जो है 72 प्रश्न सही हो रहे हैं, किसी ने कहा 78 प्रश्न सही हो रहे हैं, कोई 80 प्रश्न तक कह रहा है कट कटा करके हो रहा है। तो जैसा भी है, और जो प्रश्न हम लोग नहीं कर पाए या जो प्रश्न हम लोग करने पर गलत कर लिया, तो वो नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए था और क्यों गलत कर लिया, तो वो जो है इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। ठीक है सर, चलिए सर, तो आज के लिए इतनी बात करूंगा, क्योंकि हमारा जो है टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी के प्रश्न आप अपने स्तर पर देख लेना। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।